एनीमे की शुरुआत एक ट्रेडिशनल जापानीज हाउस से होती है जो साफ पानी और हरी भरी नेचर से घिरा हुआ होता है। घर के अंदर एक छोटा लड़का मनादो अपने ग्रैंडफादर के पीछे पीछे चल रहा होता है। उसके हाथ में एक बॉट होता है। जब दोनों एक खास रूम में एंटर करते हैं तो उसके ग्रैंडफादर उसकी मदद करते हैं उस बॉट को एक ऊंची शेल्फ पर रखने के लिए। इसके बाद वो कुछ स्नैक्स देते हैं और कहते हैं कि इन्हें भी शेल्फ पर रख दो। जैसे ही मनादो स्नैक्स रखने लगता है, पास वाले रूम से एक छोटी लड़की अचानक बोलती है, जैसे उसे कोई अचानक स्मेल महसूस हो गई हो। कुछ ही सेकंड्स में वो लड़की तेजी से उस रूम में आ जाती है और मनादो का ध्यान अपने उसकी तरफ चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की चुपके से सारे स्नैक्स उठा लेती है और भाग जाती है। मनादो तुरंत उसके पीछे मुड़कर पलक पकड़ लेता है उसे, लेकिन वो लड़की उसे छोटी सी स्माइल देती है और अचानक से हवा में गायब हो जाती है। ये देखकर मनादो डर जाता है और सोचता है कि क्या वो कोई घोस्ट थी, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं कि वो लड़की असली थी। वो बताते हैं कि मनादो के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो ऐसी चीजें देख सकता है जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते। वो लड़की एक स्पेशल है जो काफी समय से उसके साथ है। तभी मनादो बड़ा हो जाता है तो वो उसके ग्रैंडफादर का घर छोड़कर एक पुराने अबेंडेड हाउस में शिफ्ट हो जाता है जो उसके किसी डिस्टेंस रिलेटिव का था। जब वो अपने नए घर की तरफ जा रहा होता है तो एक हरामा नाम का लड़का उसे देखता है और हैरान हो जाता है कि उनके एरिया में कोई नया इंसान आया है। मनादो जब अपने नए घर के पास पहुंचता है तो उसका साइज देखकर शॉक हो जाता है। घर बहुत बड़ा होता है लेकिन घर के आसपास एक डार्क कॉर्नर निकल रहा होता है जिससे उसे थोड़ा अनईजी फील होता है। फिर भी वह खुद को संभालता है और गेट खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी की लॉक को टच करती है, एक मिस्टीरियस सी पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो डार्क ऑरा हटा देती है। वो अपने हाथ में पकड़ा नोट चेक करता है और नोटिस करता है कि उस पर लिखा हुआ टेक्स्ट गायब हो चुका है। तभी अचानक तेज हवा चलती है और वो नोट उड़कर दूर चला जाता है। वो नोट उड़ते उड़ते एक आइसोलेटेड श्राइन पर जाके गिरता है और वहां पहुंचते ही उसका बाकी का टेक्स्ट भी पूरी तरह फेड हो जाता है। उसी श्राइन के अंदर कई गहराई में दो खतरनाक आंखें खुलती हैं, जैसे कोई पावरफुल एंटिटी जाग गई हो। वापस घर में मिनादो वो अपना सामान रखता है और क्लीनिंग के लिए लिस्ट बनाता है कि उसे क्या क्या काम करना है। अपनी मोम से फोन पर बात करते हुए वो सोचता है कि इतना बड़ा और अच्छी लोकेशन वाला हाउस किसी ने क्यों नहीं खरीदा। उसकी मोम बताती है कि कई लोग घर देखने आए लेकिन बिना किसी रीजन के वापस चले गए। मिनादो को ये बात थोड़ी स्ट्रेंज लगी, लेकिन वो इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता और अपना क्लीनिंग वर्क पूरा करता है। इसके बाद वो गार्डन में चला जाता है, लेकिन वहां उसे कुछ प्लांट्स जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। उसे याद नहीं होता कि ये प्लांट्स वो लाया था। तभी उसे बसेस के पीछे एक स्ट्रेंज क्रिएचर दिखता है जो उसे चुप कर देख रहा होता है। कुछ देर बाद एक गार्डनर आता है और गार्डन की क्लीनिंग पूरी करता है। फिर वो मनादो से पूछता है कि नई प्लांट्स कहाँ लगाए जाए। मनादो कहता है कि वो यहाँ पर टेम्परेरी रह रहा है, इसलिए कुछ नया लगाने की जरूरत नहीं है। गार्डनर भी मान जाता है। तभी अचानक एक डार्क ऑरा गार्डनर की शोल्डर पर आ जाती है और उसे काफी पेन होने लगता है। मनादो ये देखकर परेशान हो जाता है। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलती है और उसका एक नोट उड़कर गार्डनर के कंधे पर टकराता है। जैसे ही नोट टच करता है, गार्डनर का पेन खत्म हो जाता है। गार्डनर खुश हो जाता है, लेकिन मनादो नोटिस करता है कि उसके नोट की राइटिंग फिर से फेड हो गई है। कुछ देर बाद उससे जमीन पर कुछ हेल्प्स मिलते हैं। वो गार्डनर से पूछता है कि अब वो इन्हें लाया है, तो गार्डनर मना कर देता है। वो कहता है कि वो कुछ एक्शन नहीं लाया, जिससे मनादो कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन सुबह मनादो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाता है और देखता है कि उसके डोर के बाहर स्ट्रॉबेरीज रखी हुई हैं, जैसे किसी ने गिफ्ट दिया हो। इस बार वो एक स्ट्रेंज क्रिएचर को दूर से दिखता है और उसे अपने चाइल्डहुड वाली लड़की की याद आती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये कोई स्पेशल क्रिएचर है जो उसे गिफ्ट दे रहा है। वो डिसाइड करता है कि उसे थैंक यू बोलने के लिए बोलने के लिए चाहिए, इसलिए वो मार्केट जाकर कुछ ऑफरिंग खरीदता है। वापस आकर वो स्वीट्स और ड्रिंक रखता है। जैसे ही वो ये सब रखता है, एक मिस्टीरियस फॉक्स उसके गार्डन में आ जाता है जो स्वीट की स्मेल से अट्रैक्ट हुआ होता है।
फिर वो फॉक्स अपना असली रूप दिखाता है और मेनादो से अपोलाइज करता है कि वो बिना परमिशन के आया है। मेनादो शॉक हो जाता है और पूछता है कि ये बोलने वाला व्हाइट डॉग कौन है। तो वो बताता है कि वो कोई डॉग नहीं है, उसका नाम यागामी है और वो इस माउंटेन का गॉड है। यागामी ये देखकर हैरान हो जाता है कि मनादो उसे देखकर इतना काम और शांत क्यों है। मनादो कहता है कि उसके लिए ये सिंपैथी फील हो रही है क्योंकि उसने इतने गिफ्ट लिए हैं और फिर भी वो उसे स्वीट और ड्रिंक ऑफर करता है। यागामी बिना हेसिटेशन के खाना शुरू कर देता है। मनादो उसे अल्कोहल भी ऑफर करता है। यागामी अल्कोहल पीने से मना कर देता है और मनादो उसे नॉर्मल पानी मांगता है क्योंकि उसकी पावर्स अभी वीक है और वो अल्कोहल हैंडल नहीं कर सकता। मनादो उसे तुरंत मार्केट से लाया हुआ पानी दे देता है। यागामी उस पानी को वैसे ही इंजॉय करता है जैसे वह अपने नेचुरल स्प्रिंग वाटर को एंजॉय करता था। फिर यागामी मिनातो को थैंक्स बोलता है और बताता है कि उसने उसकी जान बचाई है। वो समझाता है कि मिनातो की वजह से कुछ इविल स्पिरिट खत्म हो गई जो उसकी पावर ड्रेन कर रहे थे। ये सुनकर मिनातो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उससे ऐसा कुछ भी याद नहीं। तभी यागामी बताता है कि उसके नोट्स की राइटिंग में स्पेशल पावर है जो इविल स्पिरिट को खत्म कर देती है। जब मिनातो को समझ में आता है कि हर बार उसकी राइटिंग क्यों गायब हो जाती है तो गार्डनर अपना टूल वापस लेने आता है। मिनातो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है लेकिन यागामी कहता है कि नॉर्मल लोग उसे नहीं देख सकते। गार्डनर बिना पूछे नोटिस किए बिना चला जाता है। इसके बाद मिनातो उसे फिर पानी देता है। इस बार स्पार्कलिंग वाटर। यागामी पहले शौक था, अब फिर उसके बबल्स को एंजॉय करने लगता है। मिनातो सोचने लगता है कि उसकी राइटिंग इतनी पावरफुल क्यों है। यागामी एक्सट्रैक्ट रीजन नहीं जानता तो वो पूछता है कि क्या पहले लोग उसकी कैलीग्राफी की तारीफ करते थे। मिनातो बताता है कि उसकी फैमिली पहले एक इन चलाता था जहां एक कस्टमर ने उसकी नेम प्लेट की बहुत तारीफ की थी और उसे हटाने से ही मना किया था। उसी कस्टमर ने उनसे पैसे देकर अपने लिए भी एक नेम प्लेट बनवाई थी। यागामी उसे कहता है कि वो इन्हें पूरे घर में लगा दे। जैसे ही मिनातो ऐसा करता है सभी ई प्लेट्स ग्लो करने लगती हैं और पूरे घर के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है। मिनातो ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है यागामी कहता है कि प्रैक्टिस से वो और स्ट्रांग बन सकता है। कुछ दिन बाद यागामी फिर स्वीट खाने आता है और अपने रिक्वायर्ड पावर दिखाता है लेकिन उसकी लाइफ इतनी स्ट्रांग होती है कि मिनातो सहन नहीं कर पाता तो वो उससे कम कर देता है। इसी बीच एक अबैंडेंड प्लेस पर दो इविल स्पिरिट हरामा पर अटैक करते हैं। हरामा तुरंत चैंट करता है और एक ब्लू बैरियर बना देता है जो स्पिरिट को रोक देता है। स्पिरिट भाग जाते हैं और हरामा उनके पीछे पीछे जाता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। पीछा करते हुए वो देखता है कि मिनातो के पास से गुजर रहा है। इससे पहले कि वो वार्न करे एक स्पिरिट मिनातो से टकरा जाता है लेकिन खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक छोटा ऑर्ब जमीन पर गिर जाता है जिसे कोई नोटिस नहीं करता। मिनातो बस ये नोटिस करता है कि उसकी शॉपिंग लिस्ट फिर से गायब हो गई है और वह इरिटेट हो जाता है। वो हरामा से बात करता है और हरामा कैजुअली पूछता है क्या उसे ट्रेस बैग चाहिए। लकीली वही चाहिए होते हैं तो मिनातो खुश होकर मार्केट चला जाता है। उसी समय वो और भी चुपचाप गायब हो जाता है। वापस मेंशन में यागामी गार्डनर को यागामी अपनी पावर से ठीक कर देता है। जब मिनातो लौटता है तो गार्डन फ्रेश और साफ दिखाई देता है। वो थैंक्स बोलता है लेकिन नोटिस करता है कि यागामी छोटा हो गया है। कुछ दिन मिनातो उसे और छोटी फॉर्म में देखता है और उसके साथ 3 छोटे एनिमल होते हैं। यागामी बताता है कि उसके फैमिलियर्स हैं, यूरी, उसुकी और तोका। मिनातो उन्हें स्वीट देता है और वो उसे खुशी खुशी खा लेते हैं। खाने के बाद यागामी फिर नॉर्मल साइज में आ जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। तभी वो नोटिस करता है कि हरामा बाहर खड़ा होता है। मिनातो डोर खोलने को कहता है। बाहर हरामा नर्वस होता है क्योंकि उसके अंदर से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही होती है। अंदर आकर वो बताता है कि वो एक प्रोफेशनल एक्सोरिस्ट है और गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करता है। फिर वो मिनातो से पूछता है कि क्या वो उसने अपने मार्केट में कुछ इविल स्पिरिट को खत्म किया था। मिनातो उस घटना को याद करता है। तब हरामा बताता है कि
हाल में भी स्पिरिट बढ़ते जा रहे हैं और सिचुएशन धीरे धीरे डेंजरस होती जा रही है। अपने काम के लिए वो मिनातो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए एक तलिस्मान बना दे जिसमें उसकी पावर हो। मिनातो ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता कि तलिस्मान कैसे बनाया जाता है। तभी यागामी बीच में बोलता है और कैजुअली कहता है कि बस एक शॉपिंग लिस्ट बना के दे दे। मिनातो को ये बात थोड़ी वियर्ड लगती है, फिर भी वह हरामा से पूछता है कि अब उसे शॉपिंग लिस्ट चाहिए। ये सुनकर हरामा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि शायद इस लिस्ट में कोई इलीगल या डेंजरस चीज़ें होंगी। लेकिन जब मिनातो नॉर्मल आइटम बोलना शुरू करता है जैसे टी और टॉयलेट पेपर, तो हरामा सरप्राइज हो जाता है। सरप्राइज में अपना टी ही उगल देता है और इरिटेट हो जाता है। फिर भी वह मिनातो की पूरी लिस्ट लिख देता है। जैसे ही हरामा उस लिस्ट को ध्यान से देखता है उसे में एक स्ट्रेंज पावर फील होती है। उसी समय मिनातो को अचानक से थकान महसूस होने लगती है। यागामी उसे याद दिलाता है कि उसने अभी अपनी पावर का यूज किया है, इसलिए वो टायर्ड हो गया है। अब हरामा को समझ में आ जाता है कि मिनातो की राइटिंग कितनी वैल्यूएबल है, इसलिए वो मिनातो को पेमेंट देने के लिए कैश का बड़ा बंडल निकालता है। मिनातो पहले मना करता है और कहता है कि मैंने तो बस सिंपल वर्ड्स लिखे हैं, इतने पैसे लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हरामा कामली बोलता है कि वो उसकी पावर का सही वैल्यू देना चाहता है और कम पैसे नहीं देगा। आखिर में मिनातो थोड़ी हेसिटेशन के बाद एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद मिनातो डिसाइड करता है कि वो हरामा को एक एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा। वो उसके हाथ पर एक पेंटागन सिंबल बना देता है और बताता है कि ये एक्सोरिस्ट के काम में आएगा। तब हरामा को एक अर्जेंट कॉल आता है और वो तुरंत वहां से निकल जाता है। जब हरामा लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके एक कलीग्स को एक बहुत टफ और डेंजरस इविल स्पिरिट्स से घिरे हुए हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सिचुएशन काफ़ी सीरियस होती है, लेकिन हरामा बिना डरे चीज़ों से स्पिरिट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो पास पहुंचता है, स्पिरिट उसकी तरफ मुड़ता है और अटैक करने वाला होता है। लेकिन उसी समय शॉकिंग चीज़ होती है, हरामा के हाथ पर बना पेंटागन सिंबल एक्टिवेट हो जाता है और भी स्पिरिट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर हरामा खुद हैरान हो जाता है और उसे मिनातो की अगली पावर का अंदाजा हो जाता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। इसी कुछ दिनों में यामागामी का आना जाना मिनाटो की लाइफ का नॉर्मल हिस्सा बन जाता है। एक दिन मिनाटो अपने खर्चे कैलकुलेट करता है और नंबर्स देखकर शॉक हो जाता है। वो खुद जॉबलेस है और अपना खर्च उठाना ही मुश्किल है। ऊपर से यामागामी और उसके फेमिलियर्स का एक्सपेंसिव फूड मैनेज करना उसके लिए भारी पड़ने लगता है। वो एक बार बजट फूड देने की कोशिश करता है, लेकिन फेमिलियर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। मजबूरी में उसे फिर प्रीमियम फूड देना पड़ता है, जिससे उसकी सेविंग्स तेजी से खत्म होने लगती हैं और वो फ्यूचर को लेकर टेंशन में आ जाता है। इसी दौरान यामागामी नोटिस करता है कि गार्डन में क्वाइटली एक छोटा पत्थर जैसा कुछ अपीयर हुआ है, लेकिन मिनाटो इस पर ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद मिनाटो जॉब हंट के लिए निकलता है। उसे पहले से ही डाउट होता है कि जॉब मिलना मुश्किल है और पार्ट टाइम इनकम से इतना खर्च संभालना पॉसिबल नहीं होगा। तभी उसे एक रैफल दिखती है और वो अपनी लक ट्राई करता है। सरप्राइजिंगली वो ग्रैंड प्राइज जीत जाता है, 1 लाख येन। थोड़ा खुश होकर वो सेलिब्रेशन के लिए ड्रिंक्स लेने स्टोर जाता है, जहां वो 333rd कस्टमर बन जाता है। ओनर इस नंबर को लकी मानकर उसे बेस्ट ड्रिंक्स गिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद उसकी लक और भी क्रेजी हो जाती है। वो बार बार जैकपॉट जीतने लगता है और धीरे धीरे मिलियनेयर बन जाता है। घर लौटकर वो यामागामी से पूछता है कि क्या उसने ये सब किया है, लेकिन यामागामी मना करता है और पॉन्ड की तरफ इशारा करता है। वहाँ एक टर्टल दिखता है जिसका नाम रेकी है, एक सीक्रेट बीस्ट जो गुड लक देता है। यामागामी बताता है कि मिनाटो ने अननोइंगली रेकी की मदद की थी जब उसने एक इविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए रेकी उसे रिवॉर्ड दे रहा है। मिनाटो को पहले डाउट होता है, लेकिन तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो बताती है कि उसने 1 मिलियन येन जीता है। अब मिनाटो को पूरा विश्वास हो जाता है। यामागामी कहता है कि रेकी पॉन्ड में रहना चाहता है और उसकी वजह से मिनाटो आराम से जी सकता है, इसलिए वो उसे परमिशन दे देता है। वो उसे थैंक्स बोलने के लिए ड्रिंक्स ऑफर करता है और रेकी तुरंत टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। फिर एक ग्लोइंग ऑर्ब अपीयर होता है और उसमें से सीड्स निकलते हैं जो रेकी का गिफ्ट होते हैं। लेकिन यामागामी वार्न करता है कि ये सीड्स बहुत बड़ा प्लांट बनेंगे और अगर सही जगह पर नहीं लगाए गए तो पूरा गार्डन डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये सुनकर मिनाटो उससे पूछता है कि इन्हें सेफली ग्रो करने का सही तरीका क्या है।
सीड्स लगाने से पहले यामागामी केयरफुली एक सेफ स्पॉट चूज करता है ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके। मिनाटो सीड्स लगाते वक्त सोचता है कि ये कौन सा प्लांट बनेगा, लेकिन यामागामी इसे सरप्राइज रखता है और कुछ नहीं बताता। कुछ दिनों बाद मिनाटो गार्डन में कुकीज लेकर आता है यामागामी और उसके फेमिलियर्स के लिए। तभी अचानक दो छोटे स्पिरिट्स फुजिन और रेन छत से झांकते हैं, जिससे मिनाटो डर कर ऑलमोस्ट जंप कर जाता है। यामागामी उन्हें इंट्रोड्यूस करता है और मिनाटो समझ जाता है कि ये विंड और लाइटनिंग स्पिरिट्स हैं। स्टोरीज में ये डेंजरस होते हैं, लेकिन असल में दोनों काफी क्यूट लगते हैं। मिनाटो उन्हें कुकीज ऑफर करता है और वो खुशी से खा लेते हैं। फिर दोनों यामागामी का मजाक उड़ाते हैं कि वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, लेकिन यामागामी कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तभी उसके फेमिलियर्स गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनकी कुकीज खा ली गई होती हैं। जब मिनाटो पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो स्पिरिट्स बताते हैं कि वो क्यूरियोसिटी में आए हैं क्योंकि उन्होंने मिनाटो के गार्डन के बारे में सुना था। तभी उनकी नज़र रेकी पर पड़ती है, जो अपने बोल से ड्रिंक कर रहा होता है। मिनाटो उन्हें भी ड्रिंक ऑफर करता है। ड्रिंक खत्म करने के बाद फुजिन खुश होकर मिनाटो को अपनी विंड पावर गिफ्ट कर देता है। मिनाटो शॉक हो जाता है और पूछता है कि इसे यूज कैसे करे। यामागामी इसे सिंपल तरीका बताता है। इमेजिन करो कि तुम हवा कंट्रोल कर रहे हो। मिनाटो ट्राई करता है और थोड़ी देर में हल्की हवा उसी डायरेक्शन में चलने लगती है। वो खुश हो जाता है और यामागामी कहता है कि प्रैक्टिस से ये पावर और स्ट्रांग बनेगी। दूसरी तरफ एक डार्क फैसिलिटी में हरामा ईवल स्पिरिट से लड़ रहा होता है। वो एक स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करता है और नोटिस करता है कि मिनाटो का पेंटाग्राम धीरे धीरे फेड हो रहा है, जिससे उसे थोड़ा अफसोस होता है। तभी उसके टीममेट्स पैनिक में चिल्लाते हैं। आकिजियो एक बड़े ईवल स्पिरिट के सामने फंस गया है और उसकी पार्टनर होरावा हेल्पलेस खड़ी है। जैसे ही स्पिरिट अटैक करने वाला होता है, हरावा सही समय पर पहुंचता है और उसे अपनी शॉपिंग लिस्ट से डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में जब वो होरावा को चेक करता है, आकिजियो इरिटेट हो जाता है। वो होरावा से हरामा की पावर का सीक्रेट पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। इससे आकिजियो और गुस्सा हो जाता है और होरावा कंफ्यूज्ड होकर वहां से चली जाती है, जबकि आकिजियो अपनी ईगो के साथ अकेला रह जाता है। कुछ दिन बाद मिनाटो फिर गार्डन आता है और नोटिस करता है कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन गार्डन पर उसका कोई असर नहीं है। यामागामी बताता है कि यहाँ मैजिकल बैरियर है जो वेदर को अंदर आने नहीं देता। मिनाटो देखता है कि सीड्स अब छोटे सैम्पलिंग बन चुके हैं। यामागामी बताता है इसका नाम कुसेनिनोई है और ये इस घर का सेक्रेट ट्री बनेगा। मिनाटो खुश होकर उसकी केयर करता है। फिर मिनाटो अपने बैग से हाइकिंग गियर निकालता है और बताता है कि वो माउंटेन पर जाना चाहता है। यामागामी उसे वार्न करता है कि ये आसान नहीं है, लेकिन आखिर में परमिशन देता है, बस श्राइन से ऊपर नहीं जाना। मिनाटो फेमिलियर्स के साथ माउंट होजो पर हाइकिंग शुरू करता है। रास्ता टफ होता है और वो स्ट्रगल करता है, लेकिन स्पिरिट्स उसे मोटिवेट करते रहते हैं। लंबी चढ़ाई के बाद वो एक क्लियरिंग में पहुंचता है, जहां उसे यामागामी का टूटा हुआ श्राइन दिखता है। स्पिरिट्स कहते हैं कि इसे छोड़ दो, लेकिन मिनाटो रिस्पेक्ट के लिए इसे रिपेयर करना चाहता है। उसकी सिंसियरिटी देखकर स्पिरिट्स भी उसकी मदद करते हैं और मिलकर श्राइन ठीक कर देते हैं। तभी अचानक पास के फॉरेस्ट से अजीब आवाजें आती हैं। स्पिरिट्स तुरंत इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं और मिनाटो भी उनके पीछे चला जाता है। वहां जाकर वो देखते हैं कि वाटरफॉल के पास ब्लैक मिस्ट जमा हो रही है। उसी मिस्ट से एक पावरफुल ईविल स्पिरिट निकलता है और एक मार्टिन पर अटैक करता है, जो डरकर मिनाटो की बाहों में छिप जाता है। स्पिरिट्स बताते हैं कि इस ईविल स्पिरिट ने किसी और क्रीचर को अब्सॉर्ब कर लिया है। मिनाटो से पूछा जाता है कि क्या वो इसे देख सकता है। वो कहता है कि वो नॉर्मली गुड स्पिरिट्स ही देख पाता है, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि उसे थोड़ा दिख रहा है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने बैग से बहुत सारी नोट्स निकालकर हवा में उछाल देता है और विंड मैजिक से उन्हें मशीन गन की तरह स्पिरिट पर शूट करता है। इस बार प्लान काम करता है। एक नोट सीधे स्पिरिट को हिट करती है और वो इंस्टेंटली गायब हो जाता है। स्पिरिट के खत्म होते ही एक ग्लोइंग ऑर्ब नीचे गिरता है। जब वो खुलता है तो अंदर एक स्ट्रेंज क्रीचर दिखता है। मिनाटो पास जाता है, लेकिन क्रीचर डरकर भाग जाता है। मिनाटो थोड़ा सैड होता है, लेकिन खुश भी होता है कि वो सेफ है। कुछ देर बाद मिनाटो घर लौटता है। यामागामी उसे श्राइन साफ करने के लिए थैंक्स करता है। मिनाटो क्रीचर के बारे में पूछता है, लेकिन यामागामी फिर से सीक्रेट रखता है और इस बार मिनाटो ज्यादा इंसिस्ट नहीं करता। फिर उसकी नजर कुसेनोनोई ट्री पर जाती है, जिसकी ग्रोथ रुक गई होती है। मार्टिन्स बताता है कि ये सीक्रेट ट्री है, इसलिए इसका ग्रोथ नॉर्मल नहीं होता। तभी रेकी उसे डोर की तरफ अलर्ट करता है। बाहर मिनाटो एक छोटा ब्लू ड्रैगन हवा में तैरता देखता है। ड्रैगन पोलाइटली ग्रीट करता है और मिनाटो भी रिस्पेक्ट दिखाता है। मिनाटो उसे अंदर बुलाता है। यामागामी बताता है कि उसका नाम ओरियो है और वो 4 फॉर्चून बीस्ट्स में से एक है। ओरियो कुसेनोनोई ट्री को देखता है और बाहर जाके अपनी पावर यूज करता है। अचानक गार्डन के ऊपर डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं और स्पेशल एनर्जी वाली रेन शुरू होती है, जो कुछ ही सेकंड्स में ट्री को मैसिव सेक्रेट ट्री बना देती है। बारिश रुकने के बाद ओरियो पॉन्ड में रहने की परमिशन मांगता है। मिनाटो रेकी से कंफर्म करता है और जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ओरियो वहीं रहने लगता है। यामागामी बताता है कि ओरियो मिनाटो को पसंद करता है, क्योंकि हरामा की पेंटाग्राम पावर से फ्री होते वक्त उसने महसूस किया था कि उसकी पावर का सोर्स मिनाटो है।
तभी हरामा खुद आ जाता है और मिनातो से घोस्ट रिपेलेंट नोट्स मांगता है। मिनातो नोट्स देता है और बदले में हरामा उसे टेस्टी डिजर्ट देता है। यामागामी फूड देखकर एक्साइटेड हो जाता है। मिनातो पेंटाग्राम के बारे में पूछता है तो हरामा उसकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि उसकी पावर एक्सेप्शनल है। फिर वो नया डिजाइन बनाने को कहता है क्योंकि पेंटाग्राम किसी दूसरी फैमिली का क्रेस्ट है। मिनातो नया डिजाइन बना देता है। हरामा का कोवर्कर कहता है कि नोट्स यूज करना मुश्किल है, लेकिन हरामा बताता है कि अब वो सॉलिड बिजनेस कार्ड्स बनवाता है जिन्हें आसानी से थ्रो किया जा सकता है। कोवर्कर मजाक करता है कि अब वो सुपर हीरो बन सकता है। फिर वो सीरियस होकर वार्निंग देता है कि मिनातो की आइडेंटिटी सीक्रेट रहनी चाहिए क्योंकि कोई भी इविल पर्सन उसकी पावर मिसयूज कर सकता है। वो बताता है कि आकीजुओ को ऑलरेडी मिनातो के बारे में पता है। दूसरी तरफ मार्केट में मिनातो की मुलाकात आकीजुओ से होती है। आकीजुओ से घूरकर बिना कुछ बोले चला जाता है। मिनातो कंफ्यूज रहता है लेकिन आगे बढ़ जाता है। उसे ये नहीं पता चलता कि आकीजुओ ने चुपके से उसके पीछे तालिस्मन लगा दिया है। कुछ दिन बाद मिनातो शॉपिंग लिस्ट लिख रहा होता है, तभी यामागामी उस इविल तालिस्मन को नोटिस करता है। उसे हरामा की वार्निंग याद आती है और वो तुरंत उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में आकीजुओ खुद मिनातो के घर आता है क्योंकि उसके तालिस्मन्स फेल हो चुके होते हैं। वो होरावा के साथ आता है। होरावा पूछती है कि वो मिनातो से मिलकर क्या करेगा। आकीजुओ कहता है कि वो या तो उसकी तालिस्मन्स बल्क में खरीदेगा या उसे फोर्स करेगा स्पेशल आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए। होरावा घर के आसपास स्ट्रॉन्ग मैजिकल एनर्जी फील करती है और एक स्ट्रेंज रिंगिंग साउंड सुनती है लेकिन समझ नहीं पाती। आकीजुओ डोर बेल बजाता है और जब डोर नहीं खुलता तो गुस्से में उसे किक करता है। तभी उसके शरीर में अजीब पावर दौड़ती है और वो गिर जाता है। जब वो उठता है तो खुद को एक डरावनी जगह पर पाता है जहां एक स्ट्रेंज श्राइन बना होता है। वो होरावा को बुलाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। डरा हुआ आकीजुओ चारों तरफ देखता है और समझ नहीं पाता कि वो किस ट्रैप में फंस गया है। आकीजुओ को बहुत डर लगता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दौड़ता है एक पेड़ अपनी जड़ें उसके रास्ते में फैला देता है और वो ठोकर खाकर जोर से गिर जाता है। उसका चेहरा पत्थर से टकराता है और उसे लगता है जैसे उसकी मौत हो गई हो, लेकिन अगले ही मोमेंट वो फिर से उसी श्राइन के पास जाग जाता है। वो अपनी वॉच चेक करता है और शॉक हो जाता है क्योंकि टाइम एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ा। अब उसका डर और भी बढ़ जाता है। फिर उसकी नजर हवा में लटक रहे बहुत सारे टैलिस्मन्स पर पड़ती है जिनसे अजीब एनर्जी निकल रही होती है। वो क्लियरली फ्रेंडली नहीं लगती और ये देखकर आकीजुओ पूरी तरह घबरा जाता है। दूसरी तरफ मिनातो घर पर आराम से अपनी शॉपिंग लिस्ट कंप्लीट कर रहा होता है। पास में यामागामी एक लोकल मैगजीन पढ़ रहा होता है। उसमें उसे पता चलता है कि उसका फेवरेट बीन बन मेकर अब स्मूथ पेस्ट की जगह चंकी पेस्ट यूज कर रहा है। ये सुनकर यामागामी गुस्सा हो जाता है। मिनातो उसका रिएक्शन देखकर समझ जाता है कि ये सीरियस मैटर है। उसे याद आता है कि उस बन मेकर का नाम इचिगो है। यामागामी को शांत करने के लिए मिनातो डिसाइड करता है कि वो इचिगो से मिलकर उसे कन्विंस करेगा कि वो फिर से स्मूथ बन्स बनाए। यामागामी भी उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। मिनातो थोड़ा वरीड होता है कि लोग यामागामी को देख लेंगे, लेकिन यामागामी बताता है कि ज्यादातर लोग उसे देख ही नहीं सकते, बस उसकी प्रेजेंस फील करते हैं। रास्ते में दोनों एक पेट शॉप में जाते हैं। यामागामी एक सिंपल डॉग बोल चुनता है लेकिन मिनातो को ये पसंद नहीं आता। वो उसके लिए एक बेटर वेसल खरीदता है। फिर कुशन लेने पर यामागामी पहले मना करता है लेकिन सॉफ्टनेस फील करके तुरंत मान जाता है। मिनातो उसके लिए एक बड़ा कस्टम कुशन भी ऑर्डर कर देता है। फिर दोनों इचिगो की बेकरी पहुंचते हैं। इचिगो मिनातो को पहचान लेता है और पूछता है कि क्या वो यामागामी के माउंटेन पर गया है। मिनातो हाँ कहता है तो इचिगो धीरे से पूछता है कि क्या उसने वहाँ होली डॉग देखा है। पीछे खड़ा यामागामी ऑफेंड हो जाता है और कहता है कि वो डॉग नहीं वुल्फ है। मिनातो स्मार्ट तरीके से डायरेक्ट आंसर नहीं देता और कहता है कि उसने कोई मैजिक डॉग नहीं देखा। फिर इचिगो अपनी चाइल्डहुड स्टोरी बताता है। वो कहता है कि बचपन में वो माउंटेन में खो गया था और एक स्ट्रेंज श्राइन तक पहुंच गया। वहां एक मिस्टीरियस डॉग बार बार उसे दूसरी डायरेक्शन में भगाता रहा। आखिर में वो माउंटेन के बेस तक पहुंच गया और समझ गया कि वो डॉग उसे सही रास्ता दिखा रहा था। अब वो इचिगो को गाइडिंग डीमन डॉग मानता है। ये सुनकर यामागामी फिर गुस्सा हो जाता है, लेकिन इचिगो बताता है कि वो उस होली डॉग की रिस्पेक्ट करता है। मिनातो ये सब सुनकर हैरान होता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे वो भी उस डॉग से मिलना चाहता हो। इसके बाद दोनों बेकरी से बाहर निकलते हैं। मिनातो सोचता है कि इचिगो इतनी अच्छी हेल्थ में कैसे है। यामागामी बताता है कि वो किसी की डेथ रोक नहीं सकता, लेकिन अपनी एनर्जी से उसकी हेल्थ मेंटेन कर सकता है क्योंकि उसे इचिगो के बंस पसंद है। थोड़ी देर बाद इचिगो का ग्रैंडसन घर आता है और दोनों हैप्पी दिखते हैं। फिर मिनातो घर लौटकर गार्डन में एक विंड चाइम लगा देता है और बाथ लेने चला जाता है। उधर यामागामी मजबूरी में नए चंकी बंस ट्राई करता है। खाते वक्त उसे याद आता है कि कुछ समय पहले एक अनवांटेड विजिटर आया था। वहीं आकीजुओ बार बार उसी नाइटमेयर में फंसा रहता है। हर बार वही सीन रिपीट होता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। आखिर डर कर वो माफी मांगता है और उस अननोन पावर से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी अपॉलॉजी सुनकर यामागामी उसे रिलीज कर देता है। आकीजुओ वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है और होरावा से पूछता है कि वो कितनी देर से वेट कर रही थी। होरावा कंफ्यूज होती है क्योंकि उसके हिसाब से टाइम बिल्कुल भी पास नहीं हुआ। ये सुनकर आकीजुओ और डर जाता है और वहां से भाग जाता है। होरावा वहीं खड़ी सोचती है कि शायद उस घर की बेल का इस सबसे कनेक्शन है। उधर यामागामी आराम से अपने चंकी बंस खाता रहता है। थोड़ी देर बाद मिनातो बात लेकर बाहर आता है और कैजुअली पूछता है कि क्या कोई विजिटर आया था। यामागामी सिंपल सा जवाब देता है, नहीं। फिर मिनातो पूछता है कि नए बंस कैसे लगे। पहले गुस्सा होने के बाद भी यामागामी मानता है कि बंस एक्चुअली अच्छे हैं। ये सुनकर मिनातो खुश हो जाता है और आराम से बैठ जाता है, जबकि यामागामी नोटिस करता है कि इस बार मिनातो ने काफी लंबा बात लिया था। यामागामी नोटिस करता है कि मिनातो यूजुअली जल्दी शावर लेता है, लेकिन इस बार उसने काफी लंबा बात लिया। मिनातो बताता है कि वो अपने घर
के हॉट स्प्रिंग में आराम से नहाने का आदी है और वही रिलैक्सिंग फीलिंग फिर से एक्सपीरियंस करना चाहता था। ये सुनकर यामागामी कुछ सोच में पड़ जाता है। अगले ही दिन जब मिनाटो गार्डन में जाता है तो उसे सल्फर जैसी स्मेल आती है। वो हैरान होकर देखता है कि यामागामी ने पूरा हॉट स्प्रिंग बना दिया है। मिनाटो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उसमें जाकर आराम करने लगता है। बात लेते समय उसे पता चलता है कि रेकी और ओरियो वहाँ नहीं है। यामागामी बताता है कि दोनों पॉन्ड के नीचे आराम कर रहे हैं और उन्हीं दोनों की मदद से उसने रात में ये हॉट स्प्रिंग बनाया था। मिनाटो ये सुनकर डिसाइड करता है कि वो बाद में दोनों को थैंक्स बोलेगा। बात के बाद वो बाहर आकर ठंडी जमीन पर लेटकर रिलैक्स करता है, जबकि यामागामी अपने बोल में आराम से टी पी रहा होता है। तभी एक फेमिलियर आकर बताता है कि कोई विजिटर आया है। ओरियो मिनाटो को बताता है कि ये विजिटर कोई ऐसा है जिसे वो और रेकी दोनों जानते हैं। मिनाटो बाहर जाता है लेकिन डोर पर कोई नहीं दिखता। फिर वो ग्रास के नीचे एक छोटा सा क्रीचर छिपा हुआ देखता है। जैसे ही मिनाटो उसे नोटिस करता है वो और ज्यादा शर्मा कर छिप जाता है। एक फेरेट बताता है कि वो अंदर आने की परमिशन मांग रहा है। मिनाटो उसे अंदर आने देता है। अंदर आकर वो क्रीचर अपना नाम कीरन बताता है और नर्वस होकर धीरे धीरे बोलता है। मिनाटो को समझ नहीं आता तो फेरेट उसकी बात ट्रांसलेट करता है। कीरन मिनाटो को इविल स्पिरिट से बचाने के लिए दिल से थैंक्स बोलता है। मिनाटो इसे बड़ी बात नहीं मानता, लेकिन कीरन अचानक कॉन्फिडेंट होकर काफी देर तक बोलता रहता है। आखिर में वो मिनाटो को ऑफर देता है कि वो उसे आधी दुनिया का किंग बना सकता है। मिनाटो ये ऑफर कामली मना कर देता है। कीरन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से इंसान ग्रीडी होते हैं। तब फुजिन और राइजन बताते हैं कि मिनाटो अलग है और उसके दिल में ग्रीड नहीं है। ये सुनकर कीरन समझ जाता है और वहां से चला जाता है। मिनाटो फुजिन और राइजन को थैंक्स बोलता है और नोटिस करता है कि वो पहले से बड़े लग रहे हैं। वो बताते हैं कि मिनाटो का गार्डन उनके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए वो धीरे धीरे अपने ओरिजिनल साइज में लौट रहे हैं। फिर वो एक रेयर जाइंट फिश लाते हैं और सबके लिए फीस तैयार करते हैं। इसी दौरान राइजन मिनाटो को विंड पावर प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। मिनाटो हल्की हवा चलाता है जो यामागामी के फर को छूती है और वो चीखते हुए उठ जाता है, लेकिन वो नाराज नहीं होता। राइजन समझ जाता है कि मिनाटो अभी अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रहा क्योंकि उसे डर है कि कहीं यामागामी को हर्ट न कर दे। वो उसे समझाता है कि सेफ जगह पर प्रैक्टिस करने से वो बेटर कंट्रोल सीख पाएगा। यामागामी उसे ट्रेनिंग देने का डिसाइड करता है। वो एक स्ट्रेंज पोर्टल खोलता है जो एक फॉरेस्ट में जाता है। वहां जाकर मिनाटो हैरान हो जाता है। यामागामी उसे कहता है कि वो अपनी विंड मैजिक की फुल पावर यूज करे। मिनाटो पहले हेजिटेट करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ट्रीज फेक हैं तो वो प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाता है। उधर बाहर कीरन फिर से आता है और इस बार मिनाटो के लिए ड्यूरियन गिफ्ट लाता है। वो उसे जमीन पर रख देता है जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल फैल जाती है। रेकी और ओरियो उस स्मेल से परेशान होकर उसे डांटते हैं कि वो ऐसा फ्रूट क्यों लाया। कीरन अपसेट हो जाता है कि उसका गिफ्ट पसंद नहीं आया और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। इधर मिनाटो फॉरेस्ट के अंदर अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाला होता है और अपनी पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। यामागामी ध्यान से देख रहा होता है जब मिनाटो अपने हाथ आगे बढ़ाकर पूरी फोकस के साथ अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता है। इस बार मिनाटो पहले से ज्यादा सीरियस होता है और अपनी विंड मैजिक को फुल स्ट्रेंथ के साथ छोड़ता है। जैसे ही वो अपनी पावर रिलीज करता है एक बहुत तेज हवा चलने लगती है जो आसपास के मजबूत पेड़ों को भी जोर से हिला देती है। लेकिन अचानक उसकी बॉडी इतना प्रेशर सहन नहीं कर पाती। उसकी एनर्जी जल्दी ड्रेन हो जाती है और वो कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने घर पर पाता है। यामागामी उसे समझाता है कि उसकी बॉडी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी फुल पावर को हैंडल कर सके, इसलिए उसे धीरे धीरे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि उसकी स्टैमिना और कंट्रोल दोनों इंप्रूव हो सके। इसके बाद मिनाटो रेगुलरली यामागामी के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो अपनी विंड मैजिक को बेटर कंट्रोल करना सीखता है, अपनी स्टैमिना बढ़ाता है और धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को पुश करता है। हर दिन प्रैक्टिस करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है और वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। कुछ समय बाद जब उसकी पावर काफी इंप्रूव हो जाती है तो वो अपनी मॉम के लिए एक नई नेम प्लेट बनाता है। इस बार वो अपनी स्पिरिट वार्डिंग पावर को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि ये ज्यादा टाइम तक चले और बेटर प्रोटेक्शन दे सके। मिनाटो इस गिफ्ट को अच्छे से प्रिपेयर करता है और घर भेजने के लिए रेडी कर देता है। उधर दूसरी तरफ हरामा एक नई प्रॉब्लम का सामना कर रहा होता है। वो एक घने और अंधेरे फॉरेस्ट में खड़ा होता है जहां चारों तरफ अजीब सी डार्कनेस फैली होती है। उसके सामने एक पुराना श्राइन होता है जो एक हैवी और डेंजरस मायाजमा से घिरा होता है। उस डार्क एनर्जी को देखकर हरामा थोड़ा पीछे हट जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये कोई सिंपल थ्रेट नहीं है। ये सिचुएशन आने वाले बड़े डेंजर का इशारा देती है और साफ दिखता है कि आगे और भी टफ चैलेंजेस आने वाले हैं। यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है और स्टोरी बाद में कुछ दिन बाद दिखता है कि मिनाटो अपने घर के बाहर गिरे हुए पत्तों को अपनी विंड मैजिक से साफ कर रहा होता है। यागामी ये देखकर नोटिस करता है कि उसकी कंट्रोल पहले से भी ज़्यादा काफ़ी बेटर हो गई है, लेकिन मिनाटो को लगता है कि अब वो अभी भी पुजिन के सामने कुछ खास नहीं है। तभी पुजिन खुद कहता है कि मिनाटो अब अच्छा कर रहा है और जल्दी ही इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि एनिमीज के घर टॉर्नेडो से उड़ा सकेगा। मिनाटो उसे अश्योर करता है कि वो अपनी पावर का गलत यूज नहीं करना चाहता। फिर रन में जैक में पूछता है कि क्या मिनाटो लाइटनिंग पावर लेना चाहेगा, लेकिन तुरंत वो मना कर देता है। इसके बाद मिनाटो नोटिस करता है कि आगामी के मिनियंस नजर नहीं आ रहे। तभी आगामी बताता है कि माउंटेन वाली फाइट के बाद वे यूजलेस साबित हुए थे, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया है। सीन बदलता है और एक बड़े पेड़ के नीचे वह 3 पैरट्स यानी मिनियंस दिखाई देते हैं जो गहरी नींद में सो रहे होते हैं। सिंपल ट्रेनिंग से ही वो थक गए हैं। थोड़ी देर बाद मिनाटो सबके लिए स्वीट पोटैटोस रोस्ट करता है। यागामी और ओरियो आराम से उन पोटैटो को खाते हैं और मिनाटो रेकी को ड्रिंक भी देता है। वो पुजिन और रेन को भी पूछता है, लेकिन दोनों एटीट्यूड में मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो सेकंड में पोटैटोस बना सकते हैं।
डेमो के लिए पुजिन पोटैटोस हवा में उड़ाता है और रेन लाइटनिंग से उसे कुक करता है। दोनों ब्राउन होते हैं, लेकिन मिनातो देखता है कि पोटैटो जल चुके हैं। सभी एक रेड फ्रूट तभी एक रेड फ्रूट लुढ़कता हुआ मिनातो के पास आता है। वो समझ जाता है कि ये कैरन कैरन ने दिया है और गिफ्ट लाया है। मिनातो थैंक्स बोलता है और फिर स्वीट पोटैटोस ऑफर करता है कि उसे यह पसंद आया। तो यागामी बताता है कि उसे बियर पसंद है। अचानक डोरबेल बजती है और मिनातो बाहर जाकर देखता है कि हरामा बहुत थका हुआ खड़ा हुआ होता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता और मिनातो की बाहों में गिर जाता है। थोड़ा रेस्ट और पानी मिलने के बाद हरामा बोल पाता है कि वो कहता है कि मिनातो के घर घर में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कोई मैजिकल क्रिएचर्स रहते हैं। लेकिन मिनातो ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। फिर हरामा बताता है कि उसे एक बहुत डेंजरस इविल स्पिरिट मिला था, जिसे जापानीज एक्सोरिस्ट भी नहीं हरा पाए। वो एक कष्ट डॉल से आया है, जिसे टेम्पल में प्यूरिफाई करने लाया गया था। लेकिन प्रीस्ट की मौत हो गई और पूरा टेम्पल हॉन्टेड बन गया। हरामा कहता है कि वो स्पिरिट शायद यागामी जितना स्ट्रांग है कि अभी वो खुद अंदर ही नहीं जा पाया। मिनातो पूछता है कि क्या वो उससे हेल्प क्यों मांग रहा है। तब हरामा बताता है कि वो टेम्पल एक अलग फेस में है, नॉर्मल वर्ल्ड से अलग। उसे लगता है कि मिनातो मैजिकल विंग्स को देख सकता है, इसलिए वो अंदर जा सकता है। ये सुनकर यागामी गुस्से में आ जाता है और हरामा पर प्रेशर डालता है। हरामा डर जाता है, लेकिन पेरेंट्स बीच में आकर उसे काम कर देते हैं। फिर मिनातो पूछता है कि क्या वो हेल्प करेगा। यागामी गुस्से में मान जाता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि हरामा उसे राइस केक और बीन पेस्ट जैसे ट्रीट देगा। इसके बाद वो कहता है कि वो खुद नहीं जाएगा, बल्कि रिमोट सपोर्ट देगा और उसे मिनियंस पोर्टल खोलेंगे। आगे फिर मिनातो पेरेंट्स के साथ निकलने की तैयारी करता है। सबको गुड बाय कहकर वो माउंटेन टेम्पल के लिए निकल जाता है। निकलते वक्त यागामी नोटिस करता है कि गुस्से नोई ट्री को एक लीफ मिनातो की शर्ट पर चला गया है। फिर मिनातो और पैरेट्स लंबा सफर करके उस एरिया में पहुंचते हैं जहां टेम्पल है। सिटी में एंटर करने के बाद वो हरामा को डायरेक्शन फॉलो करता है, लेकिन रास्ते में पैरेट्स एक डिजर्ट शॉप देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आखिर में सब रुककर फ्रेश डिजर्ट एंजॉय करने लग जाते हैं। तीनों लोग एप्पल पाई खाते हुए लंच कर रहे होते हैं। तभी मिनातो नोटिस करता है कि बाहर से एक क्रो बार बार आवाज करके उन्हें बुला रहा है। एक पैरट बताता है कि वो उन्हें रास्ता दिखा रहा है, तो मिनातो तुरंत उसके पीछे चल पड़ता है। कुछ देर बाद वो एक ऐसे एरिया में पहुंचते हैं जब ब्लैक मिस्ट फैली हुई होती है और वहां का प्रेशर बहुत ज्यादा हैवी होता है। टेम्पल के पास पहुंचकर मिनातो सीढ़ियां चढ़कर गेट के सामने खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि क्रो अंदर जाने से डर रहे हैं, क्योंकि अंदर का माइसमा बहुत खतरनाक है। फिर हरामा को कॉल करके बताता है कि वो पहुंच चुका है। हरामा, जो अपने पार्टनर के साथ पीछे खड़ा होता है, वो कंफर्म करता है कि हाँ, वो वहीं है। जब उसका एक फ्रेंड अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो बताता है कि वो सब लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। हरामा मिनातो से कहता है कि अगर वो अकेले आगे जाए, लेकिन वार्निंग भी देता रहे कि डेंजर लगे तो तुरंत लौट आना। वार्निंग भी देता है कि अगर डेंजर लगे तो वापस लौट आना। मिनातो मान जाता है, लेकिन जैसे ही गेट छूता है एक स्ट्रांग फोर्स उसे पीछे धकेल देती है। तब तीनों पैरेट्स अपनी पावर मिलाकर एक गेट को मैजिक पोर्टल में बदल देते हैं। गेट खुलते ही वो सब अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेन बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, जहां पेरेंट्स बताते हैं कि अंदर बहुत सारी डॉल्स हैं। अचानक से डरावनी हिसिंग साउंड आती है और इविल स्पिरिट सामने आ जाता है। वो दीवार तोड़कर बाहर निकलता है और डार्क टैंकटल्स से अटैक करता है। मिनातो जल्दी से अपनी शॉपिंग लिस्ट निकालकर उसे शील्ड की तरह यूज करता है और अटैक रोक लेता है। अटैक खत्म होते ही कई डॉल्स गिर जाती हैं, लेकिन अगर और डॉल्स बाहर आ जाती हैं और पैरेट्स उनसे फाइट करने लगते हैं। तीन डॉल्स को हराने के बाद पुजिन की ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और एक डॉल को इग्नोर कर देता है। वो डॉल अचानक अटैक करके उसे अपने बालों में फंसा लेती है, लेकिन फिर उसके बाल काट कर उसे बचा लेता है। इसके बाद सब थोड़ी राहत महसूस करते हैं। तभी फाइनल बॉस डॉल सामने आती है और उसके अंदर डार्क एनर्जी भरी होती है और वो हवा में उड़कर जोर से चीखती है।
उसकी आवाज़ से चारों तरफ डार्कनेस फैल जाती है और सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। मिनाटो अपनी मेमोरी हवा में फेंक कर अटैक करता है, लेकिन पावरफुल डॉल उन्हें आसानी से तोड़ देती है। फिर वो पैरेट को दूर फेंक देती है और मिनातो को पकड़ लेती है और वो अपने बालों में चकर कर जो चोक करने लगती है और मिनातो को लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। उसी समय यागामी के पैरेट्स के जरिए मिनातो की हालत का पता चलता है। उसकी आंखें चमकती हैं और पैरेट्स भी गिलो करने लगते हैं। फिर वाइट वुल्फ दूर से रोर करता है और पैरेट्स भी उसके साथ रोर करने लगते हैं। उनकी कंबाइंड पावर से वो इविल डॉल को हरा देते हैं और मिनातो आज़ाद हो जाता है। डॉल जमीन पर गिर जाती है और पैरेट उसकी हालत चेक करते हैं। मिनातो देख रहा है कि डॉल अभी भी हिल रही है, तो वो उस पर वॉइड लिखकर उसकी इम्प्योरिटी हटा देता है, लेकिन पैरेट बताते हैं कि असली डीमन अभी भी बाकी है। वो मेन बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और एक मिस्टीरियस और पाते हैं जहां डार्क इम्प्योरिटी से भरा हुआ होता है। पैरेट कहते हैं कि इसके अंदर पावरफुल क्रिएचर हैं और इसे प्योरीफाई करना जरूरी है। मिनातो फोर्स ढूंढता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता। फिर वह फिर उसे एक ब्लैक नोटबुक मिलती है और वो उस पर बस लिखकर और पर यूज करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। तभी आसमान की फेस धूप धूप लगने लगती है और सब पैनिक हो जाते हैं। डर के मारे एक पैरेट मिनाटो की साइड में छिप जाता है और वहां उसे कुसेनोई ट्री का लीफ मिलता है। वो तुरंत मिनातो को दे देता है। मिनातो समझ जाता है कि ये सेक्रेट पावर है। वो स्लीप पर अपना सर देन कुसिनोई लिख रहा है और यूज करता है। फिर उसकी पावर काम आती है और इविल स्पिरिट खत्म हो जाता है। मिनातो और पैरेट्स के साथ बाहर भागता है। बाहर हरामा देखता है कि टेंपल गिर रहा है और वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हरामा उसे रोक देता है। अंदर मिनातो और बाकी लोग एग्जिट की तरफ भागते हैं, लेकिन फेस धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा होता है। जैसे ही वो बाहर निकलने वाले होते हैं, एक बड़ा पेड़ उखड़कर मिनाटो की तरफ गिरने लगता है। मिनाटो आंखें बंद करके अपने एंड के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक पूजन और रायन वहां आ जाते हैं और मिलके एक बड़े पेड़ को एक ही अटैक में काट देते हैं। फिर वो दोनों मिलकर स्ट्रॉन्ग बाइंड बनाते हैं जो स्ट्रेंज हाउस को तोड़ देती है। पियर्स और मिनाटो बाकी सबको धक्का देकर टेजेक्ट की तरफ एग्जिट की तरफ भेज देते हैं। कुछ देर बाद सब लोग रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं और होश में आ जाते हैं। सीओ कंफ्यूज हो जाता है और कि उन्हें किसने बचाया, क्योंकि उन्होंने किसी को देखा ही नहीं। तभी पुजिन और रायन सामने आते हैं और दोनों स्पिरिट मिनाटो को लीड करते हैं और कहते हैं कि आखिर उन्हें हमारी हेल्प लेनी ही पड़ी। मिनाटो थोड़ा शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और कहता है कि उसने उन्हें बेकार में ट्रबल में किया डाल दिया। थोड़ी देर बाद हरामा दिल से उनका थैंक यू करता है, क्योंकि उसने बड़ी मदद की थी। मिनाटो उन्हें अपने घर पर बारबेक्यू के लिए इनवाइट करता है, लेकिन हरामा बीमार होने की वजह से मना कर देता है। जाने से पहले वो मिनातो को प्रीमियम फूड का एक बैग देता है। मिनातो अंदर जाता है और बाकी सबको बारबेक्यू एंजॉय करते हुए देखता है। सब लोग टेस्टी खाना खा रहे होते हैं और माहौल काफी खुशनुमा होता है। फिर मिनाटो ड्रिंक लेकर पुजिन और रायन के पास जाता है। उसके बाद वे आराम कर रहे होते हैं। वे दोनों आराम से ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी केरिन भी बीच में आ जाता है, तो मिनातो उसे भी ड्रिंक दे देता है। खुश होकर करिन उसे थैंक्स करता है, लेकिन रैंकी अचानक आकर उसे ब्रेक दे देता है क्योंकि उसकी स्मेल खराब होती है। इसके बाद करीन और रेकी के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेट अच्छा है कि नहीं। उनकी बहस बढ़ती बढ़ती जाती है और दोनों ही आखिर में आकर रेटी को साइड कर देते हैं। फिर वो स्पिरिट स्कूट टेट्स को लेकर आर्ग्यू करते रहते हैं। उधर पेरेंट्स मिनाटो को बुलाते हैं और ड्रेन ऑफ चेक करने को कहते हैं। जैसे ही मिनाटो ड्रेन चेंज ऑफ देखता है, वो ग्लो करने लगता है और ट्रांसफॉर्म होकर एक छोटा चिकन बन जाता है। यागामी बताता है कि इसका नाम होलो है और ये रेकी और बाकी लकी स्पिरिट्स का लास्ट मेंबर है। मिनाटो छोटे होलो का घर में वेलकम करता है और उसे नया मेंबर बनाता है। छोटा चिकन अपने पंख फैलाता है जैसे वो पहले से ही यहीं का हो। फिर फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सभी ई कैरेक्टर्स साथ में पीसफुल टाइम एंजॉय करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं मिनातो यागामी के लिए एक खास फ्यूजन डिजर्ट लेकर आता है
जैसे ही यागामी उस डिजर्ट को खाता है जिससे स्ट्रॉबेरी और रेड वाइन का अमेजिंग कॉम्बो होता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक यागामी इंग्लिश में बात करने लगता है। ये देखकर मिनातो बहुत खुश हो जाता है और डिजर्ट को बनाने वाले क्रिएटर को दिल से धन्यवाद देता है, क्योंकि उसकी वजह से यागामी को अपनी लैंग्वेज वापस मिल गई। इसके बाद मिनातो की नज़र फीनिक्स पर जाती है, लेकिन अब फीनिक्स पहले जैसा छोटा पक्षी नहीं रहा, बल्कि वो बर्ड्स का किंग बन चुका था। मिनातो यागामी से पूछता है कि फीनिक्स बाकी बर्ड्स से क्या बोल रहा है, ताकि यागामी ट्रांसलेशन करके बताता है कि फीनिक्स उन्हें सही तरीके से चिरपिंग करना सिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डुओलिंगो आउल का पिंक कजन बैड पिच कंट्रोल और वॉइस ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करा रहा होता है। कुछ बर्ड धीरे धीरे अच्छी आवाज चिप करना सीख रहे रहे होते हैं, लेकिन आखिरी वाला बर्ड पूरी तरह फेल हो जाता है। उसकी अजीब आवाज सुनकर फीनिक्स को इतना बड़ा शौक लगता है कि वो कुछ पल के लिए परेशान हो जाता है। मिना तो ये सब देखकर काफी इंजॉय करता है, क्योंकि उसे बर्ड्स की लैंग्वेज समझ नहीं आती। उसके लिए बस एक पीसफुल मोमेंट है। वो अपने गार्डन में बैठकर स्प्रिंग सीजन का मजा ले रहा होता है, जहाँ सारे गोट्स आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं होता कि टाउन के ऊपर स्पेस टाइम में एक मिस्टीरियस होल बन चुका है। उधर हिरामा स्प्रिंग सीजन से बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि इस समय बहुत सारे इविल स्पिरिट बाहर निकल चुके होते हैं। वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर उन्हें खत्म करने निकलता है। उसका पार्टनर साक्स और पेंगुइन समन करता है और दोनों मिलकर उन स्पिरिट्स और को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी हिरामा को उसका अगला मिशन मिल जाता है। अगले दिन मिनातो शॉपिंग करने जाता है, लेकिन वापस आते समय कुछ अजीब होने लगता है। आसपास के लोग बहुत ज्यादा अटेंशन देने लगते हैं और उसे बैड विस्परर और पेंगुइन पेंगुइन बॉय या पिजन बॉय जैसे नाम देने लगते हैं, क्योंकि उसके आसपास हमेशा बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं। ये देखकर मिनाटो थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी वहां से निकल जाता है। फिनिक्स भी मान लेता है कि ऐसा अक्सर होता है। आगे चलते हुए मिनातो को एक गार्डनर मिलता है, जिसने हैज को क्रीपी फेस वाले स्टैचू में बदल दिया होता है। गार्डनर बताता है कि ओनर ने उसे क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कहा था, इसलिए उसने ऐसा डिजाइन बनाया। वो ये भी बताता है कि मिनातो के गार्डन में काम करने के बाद उसकी जिंदगी में काफी बदलाव आए और काफी बेहतर हो गई। तभी कुछ पिजन उन क्रीपी स्टैचूज के ऊपर बैठ जाते हैं और मिनातो तुरंत वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ घर पर यागामी को कुछ गलत महसूस होता है। उसके मिनियंस बताते हैं कि माउंटेन्स में कई अबैंडेड डिवाइन रेलम्स के पोर्टल खुल रहे हैं। मिनातो अभी तक वापस नहीं आया। यागामी कहता है कि जब तक डैडी यानी वो घर पर नहीं आता, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो खुद उन पोर्टल्स को हैंडल करने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिनातो रास्ते में नोटिस करता है कि सारे बर्ड्स अचानक गायब हो चुके हैं। रेंस और पूजन उसे जल्दी घर जाने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं कि डिवाइन रियल्म्स के पोर्टल खुल गए हैं और इविल स्पिरिट का आउटब्रेक हो रहा है। मिनातो को डिवाइन रियल्म्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए गॉड्स उसे समझाते हैं कि दुनिया में लाखों डिवाइन रियल्म्स मौजूद हैं। ये सीक्रेट प्लेसेस होते हैं जो बिल्कुल मिनातो के गार्डन की तरह हैं। लेकिन समय के साथ कुछ डिवाइन रियल्म्स अबाउंडेड हो जाते हैं और उनके पोर्टल अचानक खुल जाते हैं। तभी एक पोर्टल खुलता है और रेन अपनी पावर से उसे सील कर देता है। गॉड्स बताते हैं कि कोई भी इंसान इन पोर्टल में एक्सीडेंटली खिंच सकता है। मीना तो समझ जाता है कि शायद वर्ड्स भी ऐसे ही गायब हो गए होंगे, लेकिन गॉड्स उसे वार्न करते हैं कि उसके लिए खतरा ज्यादा है, क्योंकि उसकी डिवाइन एफिनिटी अभी बहुत हाई है। मनाटो उनका धन्यवाद करता है और कहता है कि वो सब ध्यान रखेगा। ट्विन गॉड्स वहां से चले जाते हैं और बताते हैं कि आगामी बागी पोर्टल्स बंद करने गया है। मीना तो एक शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है और उसे रास्ते में एक पुराना टूटा हुआ श्राइन मिलता है। उसे दो इनविजिबल स्पिरिट्स वार्न करते हैं, लेकिन मीना तो उनकी आवाज नहीं सुन पाता। अचानक श्राइन का गेट खुलता है और एक पोर्टल उससे अपनी तरफ खींच लेता है। फीनिक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो फिर से चिक फॉर्म में बदल जाता है और आखिरकार दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जब मिनातो की आंखें खुलती हैं तो वह एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट में पहुंच चुका होता है। वहां की हवा इतनी भारी होती है कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। वहां उसे कोई वुडन बॉक्सेस दिखाई देते हैं। उसे याद आता है कि डिवाइन रिलेम्स अपने क्रिएटर के माइंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। वह सोचता है कि शायद इस रिलेम के क्रिएटर को बॉक्सेस पसंद होंगे। आगे बढ़ते हुए उसे एक केप मिलती है। अंदर की हवा और भी ज्यादा हैवी होती है,
जब वो अंदर जाते हैं तो वहां पर एक वुमेन सोती हुई दिखाई देती है। मिनाटो समझ जाता है कि शायद यही इस रियलम की क्रिएटर है। थोड़ी देर बाद वह वुमन उठती है और सबसे पहले केव की खराब वेंटिलेशन की कंप्लेंट करती है, लेकिन फिर कहती है कि उसे ठीक करने का मन ही नहीं है। मिनाटो उससे पूछता है कि वो इस रियलम की गॉड है। वो हाँ कहती है और फिर पूछती है कि एक ह्यूमन यहाँ कैसे आया। तभी उसकी नज़र फिनिक्स पर जाती है, जो मिनाटो के फैनी पैक में बैठा हुआ होता है। वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि मिनाटो रास्ता भटक गया है, क्योंकि उसने यहाँ क्योंकि उसे यहाँ बुलाया ही नहीं गया। मिनाटो बताता है कि अर्थ पर कई अबेंडेंट डिवाइन रेलम्स के पोर्टल खुल रहे हैं। यह सुनकर गॉडेस थोड़ी नाराज हो जाती है, क्योंकि वह कहती है कि उसने अपना होम अबेंडन नहीं किया। फिर भी उसे लगता है कि शायद उसकी पावर कमजोर हो गई है। मिनाटो भी बताता है कि सेराइन काफी समय से मेंटेन नहीं हुआ है। गॉडेस थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग उसकी पूजा करते हैं या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसकी नज़र मिनातो की सीलिंग पावर पर जाती है। वह मिनातो से कहती है कि क्या वो केव की वेंटिलेशन ठीक कर सकता है। मिनातो थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन देखता है कि गॉडेस ने हजारों साल से इस जगह की मेंटेनेंस नहीं की है। गॉडेस उसे काम शुरू करने को कहती है और खुद सो जाती है। मिनातो पूछता है कि काम पूरा होने के बाद क्या वो उसे घर भेज देगी। गॉडेस इरिटेट होकर कहती है, हाँ, एक और पोर्टल खोल दूंगी मैं। लेकिन फिर पता चलता है कि वो पोर्टल सिर्फ वुडन बॉक्सेस बाहर फेंकने के लिए है। मिनातो बिना सवाल किए विंड पावर की मदद से सारे बॉक्सेस पोर्टल में डाल देता है। उधर यागामी और उसके मिनियन सारे खुले पोर्टल्स बंद कर रहे होते हैं। काम खत्म होने के बाद यागामी कहता है कि अब मिनातो को रेस्क्यू करना होगा। मिनियन शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन यागामी बताता है कि उसे फीनिक्स की किराए सुनी थी। वो वो मिनातो को बचाने निकलता है, लेकिन तभी और पोर्टल खुलने लगते हैं जो सीधे मिनातो के घर की तरफ जा रहे होते हैं। यागामी सोचता है सिचुएशन मुश्किल हो रही है। तभी रेन और पूजन वहां आते हैं और अपनी पावर से पोर्टल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यागामी खुश हो जाता है। ट्विन गॉड्स उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन यागामी अपना ऑरा मोड एक्टिवेट करके रोज से कई ज्यादा पोर्टल डिस्ट्रॉय कर देता है। उधर केम में मिनाटो सारे वुडन बॉक्स हटाने के बाद वेंटिलेशन ठीक करने का सही तरीका निकालता है। वो अपने गार्डन के सैक्रेड कैंपर ट्री के लीव्स का इस्तेमाल करता है और हवा साफ हो जाती है। घोड़े से देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उन लीव्स के बारे में पूछती है। मीना तो बताता है कि सैक्रेड ट्री के लीव्स हैं और उन्होंने उसकी जान बचाई थी। गॉडेस उससे और लीव्स मांगती है और मीना तो खुशी से दे भी देता है। गॉडेस ने उन लीव्स को देखकर खुश हो जाती है और मिनाटो को रोबोट के रूम में सीलिंग पावर देती है। वो अपनी फिंगर मिनाटो के हेड पर रखती है और पावर ट्रांसफर कर देती है। मिनाटो पूछता है कि ये क्या पावर है। गॉडेस बताती है कि ये सीलिंग पावर है, जिससे वो इनविजिबल चीजों जैसे फीलिंग, रिजायत और पावर तक सील कर सकता है। वो बताती है कि लोग पूजा इसलिए करते हैं ताकि वह अपनी नेगेटिव फीलिंग को सील करके वुडन बॉक्सेस में बंद कर सके, और अगर वो चाहे तो अपनी खुद की पावर को भी सील कर सकता है। इतना बोलने के बाद गॉडेस फिर से सो जाती है। मिनातो परेशान होकर सोचता है कि ये सोए हुए गॉड को जबरदस्ती जगाना सही नहीं होगा। तभी आगामी के मिनियंस व्हाइट पोर्टल से वहां पहुंच जाते हैं। मिनातो खुश होकर डिवाइन लैम्प से बाहर आ जाता है। मिनियंस उससे माफी मांगते हैं कि रेस्क्यू करने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि वो काफी कामों में बिजी थे। लेकिन मिनातो बताता है कि वो एक लेजी अनमोटिवेटेड गॉड के साथ था, जिसने उसे सीलिंग पावर के बारे में बताया। तो सभी मिनियंस शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो कोई गॉड नहीं थी, वो अमातरासु थी। ये सुनकर मिनातो भी हैरान हो जाता है कि क्योंकि उसने सन गॉड को कभी भी इतने लेजी फॉर्म में इमेजिन नहीं किया था। इसके बाद सभी घर लौट आते हैं। मिनातो पूछता है कि उन्होंने उसे ढूंढा कैसे। मिनियंस बताते हैं कि फीनिक्स की किराए से उन्होंने उसकी लास्ट लोकेशन ढूंढ ली थी। फिर वो कहते हैं कि मिनाटो को विंड स्पिरिट को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने उन्हें रास्ता दिखाया था। मिनाटो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी मिनियंस पूछते हैं कि डिवाइन रियल्म्स में जाने से पहले तुमने कोई आवाज़ सुनी थी। मिनाटो को याद आता है कि कुछ वॉइसेस उसने डेंजर के बारे में वार्न कर तो रही थी। मिनियंस बताते हैं कि अभी वो विंड स्पिरिट को देख नहीं सकता, लेकिन फोकस करेगा तो उन्हें महसूस कर सकता है। मिनियंस बताते हैं कि वो विंड स्पिरिट को अभी देख नहीं सकता, लेकिन फोकस करेगा तो उन्हें फील जरूर कर सकता है। मीना तो ध्यान लगाता है और धीरे धीरे विंड स्पिरिट की आवाज़ सुनाई देने लगती है।
वो कहते हैं कि मिनाटो सुरक्षित वापस आ गया है। ये देखकर वह बहुत खुश है। मिनाटो उन्हें देख नहीं पाता, लेकिन फिर भी उनकी मदद के लिए धन्यवाद करता है। कुछ समय बाद मिनाटो घर पहुंचता है और स्वीट्स लेकर आता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यागामी अपनी पावर से का ज़्यादा यूज करने की वजह से पप्पी फॉर्म में बदल चुका होता है। यागामी कहता है कि अगर वो स्वीट्स खा लेगा तो जल्दी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा और पावरफुल भी हो जाएगा वापस। लेकिन मिनाटो उसे देखकर कहता है कि छोटे साइज में भी वो बहुत क्यूट लगता है और बाकी गॉड्स के साथ खेलने के लिए परफेक्ट है। ये सुनकर यागामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो कोई पप्पी नहीं है, बल्कि एक रिस्पेक्टेड माउंटेन गॉड है। और इसी फनी मोमेंट के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कुछ दिनों बाद मिनाटो अपने घर में आराम कर रहा होता है। वो सोच रहा था कि आखिर वो कब जागेगा। अबेंडेड डोमेन की ताकत रोकने के लिए उस छोटे बर्ड ने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर दिया था, इसलिए वो गहरी नींद में चला गया। तभी यागामी उसे समझाता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि फीनिक्स जैसे क्रिएचर्स बहुत टफ होते हैं। ये सुनकर मिनाटो थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद मिनाटो एक बॉक्स लेकर सीलिंग मैजिक की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। यागामी उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तब मिनाटो उसे बताता है कि वो अमीदा रासू की पावर को कंट्रोल करना सीख रहा है। उसका आइडिया था कि अपनी एक्सोरिस्ट पावर को अलग अलग चीजों से सील करके हरामा को स्ट्रॉन्ग घोस्ट से लड़ने में मदद करे। यागामी उसके एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन तुरंत बोलता है कि ये सारी मैजिक बॉक्स से लीक हो रही है। फिर वो समझाता है कि मैजिक सील करने के लिए दिमाग में उस चीज की क्लियर इमेज होना जरूरी है। लेकिन ये सुनकर मिनाटो हंस पड़ता है। कुछ दिन बाद मिनाटो फिर कंप्लेन करता है कि एक और वायर ने उसका घर खरीदने से मना कर दिया। वो सोचता है कि इतना अच्छा कंट्री साइड हाउस होने के बाद भी कोई भी वायर आखिरी समय पर पीछे क्यों हट जाता है। असल रीजन यागामी जानता है, लेकिन चुप रहता है। तभी वो कहता है कि स्प्रिंग सीजन आ चुका है। अपनी मैजिक से पूरे गार्डन में सुंदर सा पूरा उगा देता है। पिंक ट्रीज देखकर मिनाटो हैरान हो जाता है। यागामी बताता है कि वो अपनी आई से ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज करता है, लेकिन मैजिक यूज करते ही वो फिर से छोटे साइज में आ जाता है। तभी मिनाटो समझ जाता है कि हर इंसान को वही तरीका चुनना चाहिए जो उसके लिए नेचुरल हो। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि ये अपनी एक्सोरिस्ट पावर नोट्स में सील करेगा, क्योंकि उसे नोट्स लिखने की आदत है। जब वो मेमो पैड पर काम कर रहा था, तभी बाहर बैट्स गाने लगे। उसकी आवाज़ सुनकर यागामी हो को बुलाता है और वो तुरंत नींद से जागकर बाहर उड़ जाता है। कुछ देर बाद मिनाटो 3 पैरट्स के साथ जंगल में बैम्बू सूट ढूंढने जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इन प्लांट्स की जरूरत क्यों है। तब पैरट्स बताते हैं कि बैम्बू वाटर उसका दिमाग फ्रेश करेगा और मैजिक प्रैक्टिस में मदद करेगा। घने फॉरेस्ट को देखकर मिनाटो थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो पैरट पर भरोसा करके आगे बढ़ता रहता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उधर मिनाटो के घर में फूजी और रैन और यागामी मजे से पार्टी कर रहे होते हैं। फूजिन बताता है कि वही सारे वायर्स को डराकर भगा देता है। जैसे ही कोई खास क्लाइंट आता है, वो उसे अपने डोमेन में फंसा देता है। यागामी कहता है कि वो लोगों के साथ बहुत मीन बिहेवियर कर रहा है, लेकिन रेइजन उसे याद दिलाता है कि यागामी ने भी पहले अकीजो पर डेंजरस डोमेन इस्तेमाल किया था। तभी फुजिन आसमान में एक और अबेंडेड डोमेन देखता है, जो मिनाटो की तरफ बढ़ रहा होता है। दोनों स्पिरिट हैरान थे कि इतने सारे डोमेन आखिर मिनाटो की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। फुजिन सोचता है कि मिनाटो को पावर दे देनी चाहिए, लेकिन यागामी मना करता है। वो कहता है कि अगर मिनाटो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो वो इंसानों जैसा नहीं रहेगा। उधर जंगल में मिनाटो थक चुका था। आखिर वो बांस वाले स्पॉट पर पहुंच जाता है। पैरेट्स उसे बताते हैं, बैम्बू सूट खोजने को कहते हैं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो हॉल लाना तो भूल गया। बेचारा मिनाटो छोटी गार्डन प्रॉपर प्रॉपर से सूट निकालने लगता है। तभी अचानक एक विशाल बियर उसके सामने आ जाता है। जोर से दहाड़ता है। मिनाटो डर डर कर पीछे हट जाता है और सोचता है कि शायद मरने की एक्टिंग करनी चाहिए। तभी आगामी मैजिक से उसकी की बॉडी कंट्रोल करके बताता है कि बियर फ्रेंडली है। बाकी पैरेट्स भी कहते हैं कि बियर उसे धन्यवाद देना चाहता है, क्योंकि उसने किरण की मदद की थी, जिसके बाद बियर खुद उसकी मदद करने लगता है। वो अपने बड़े बड़े पंजों से जमीन फाड़ कर सारे बैम्बू सूट बाहर निकाल देता है। इतनी आसानी से काम होता देख मिनाटो डरते हुए भी खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद बियर उसे बैम्बू सूट का बड़ा सेट देता है। फिर सब लोग मिलकर फ्रेश बैम्बू सूट खाने लगते हैं। मिनाटो पूछता है कि ये मैजिक बढ़ाने में कैसे हेल्प करेंगे। तभी यागामी कैजुअली बोलता है कि ये बैम्बू सूट मैजिक नहीं बढ़ाते। तभी मिनाटो को समझ आता है कि यागामी सिर्फ टेस्टी स्नैक्स खाने आया था। यागामी हंसते हुए कहता है
कि वो बस रिलैक्स करवाना चाहता था। अगले दिन मिनाटो यागामी को सोगी खोल खेलना सिखाता है। शुरुआत में यागामी सोचता है कि मैजिक मास्टर होने की वजह से वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन मिनाटो उसे बार बार हरा देता है। लगातार हारने के बाद यागामी इरिटेट हो जाता है और वो चीटिंग करने का फैसला करता है। वो अपनी विंड पावर से चुपके से मिनाटो के सोगी फिशेस हिलाने लगता है, लेकिन मिनाटो उसकी चाल तुरंत पकड़ लेता है और उसे घूरने लगता है। तभी अचानक मिनाटो के पॉड में एक गोल्डन लाइट निकलने लगती है। मिनाटो घबरा जाता है, लेकिन यागामी आराम से कहता है कि ये बस कोई लास्ट स्पिरिट है जो यहाँ से गुजर रही है। ये रोशनी में एक अजीब मरमैन बाहर आता है जिसका नाम इबिसुदा होता है। खुद को मिनाटो का गेस्ट बताता है। मिनाटो पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। तब इबिसु कहता है कि उसने ऐसे इंसान को के रूमर सुनी थी जो मैजिक पावर इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो पूरे गार्डन को देखने लगता है और उसकी खूब तारीफ करता है। तभी उसकी नज़र किरण पर पड़ती है। किरण उसे घूरने लगता है, लेकिन इबूसी तो उसे देखकर दिल हार बैठता है। उसे लगता है कि शायद उसे इस ब्यूटीफुल क्रिएचर से प्यार हो गया है। थैंकफुली मिनाटो उसे कोई वियर्ड हरकत करने से पहले ही रोक देता है। कुछ देर बाद इबूसी बियर्ड में हॉट स्प्रिंग को नोटिस करता है और यागामी से पूछता है कि क्या वो उसमें बात ले सकता है। परमिशन मिलते ही वो खुश होकर बदले में ढेर सारी टेस्टी स्नैक्स देता है। स्नैक्स देखकर मिनाटो तुरंत पूछता है कि क्या उसमें उसके फेवरेट फिलिंग भले हैं ताकि या नहीं। इबूची हंसकर बोलता है कि इसमें उसके हर पसंदीदा स्नैक्स भी लाए हैं। कुछ देर बाद इबूसी आराम से हॉट स्प्रिंग में सूख रहा होता है। तभी वो मिनाटो को देखकर कहता है कि अब वो इंसानों के रास्ते से थोड़ा दूर जा चुका है। मिनाटो कंफ्यूज हो जाता है और मतलब पूछता है, लेकिन इबूसी बात टाल देता है। कुछ दिन बाद मिनाटो फिर फीलिंग पावर की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उस गार्डन में एक ब्लैक फॉक्स दिखाई देती है। मिनाटो सोचता है कि शायद ये कोई नया विजिटर है, लेकिन फॉक्स बार बार हॉट स्प्रिंग की तरफ देख रहा होता है। वो धीरे से पूछती है कि क्या ये घर उसका है। मिनाटो बताता है कि हाँ, वो सिर्फ यहाँ केयर टेकर है। फॉक्स फिर बाग की तरफ देखने लगती है। मिनाटो समझ जाता है कि ये बात लेना चाहती है, लेकिन शर्म के कारण पूछ नहीं पा रही। तब मिनाटो खुद उसे बात यूज करने के लिए ऑफर देता है। फॉक्स पहले मना करती है और कहती है कि वो एक एरेंट पर निकली है, लेकिन जब मिनाटो उसे लंच का लालच देता है तो वो तुरंत मान जाती है। वो अपना नाम सुमुगी बताती है और कहती है कि वो बाथ के माउंटेन डेली की सर्वेंट है। फिर एक एक्साइटेड होकर वो पूछती है कि खाना होममेड है या नहीं। मिनाटो कहता है कि खाना पूरी तरह होममेड है, लेकिन उसे नहीं पता कि फॉक्स को पसंद क्या आएगा या नहीं। लेकिन सुमुगी तो खुश होकर पागल हो जाती है। वो एक्साइटेड में अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सोरा यागामी उठ जाता है। जैसे ही सुगुमी उसे देखती है वो तुरंत रिस्पेक्ट से ग्रीट करती है। ये देखकर मिनाटो शॉक हो जाता है। तब यागामी बताता है कि उसकी स्टेट्स काफी हाई है। सुगुमी भी मानती है कि वो बहुत हाई रैंक डेली है। जिसके बाद सुगुमी खाना खाती है। पहला बाइट लेते ही वो मिनाटो की कुकिंग की फैन बन जाती है। वो इतनी तारीफ करती है कि रुकती ही नहीं और कुछ ही मिनटों में सारा खाना खत्म कर देती है। खाना खत्म होने के बाद वह अपना स्पार्क उतारती है और रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मिनाटो को एक गोल्डन पीस देती है। सुमुगी बताती है कि यह उसके मास्टर के सीक्रेट गार्डन का स्पेशल फ्रूट है, लेकिन वो वार्निंग भी देती है कि मिनाटो इसे खा नहीं सकता क्योंकि उसका शरीर इतनी एनर्जी हैंडल नहीं कर सकता। हालांकि पीस कभी भी खराब नहीं होगा, इसलिए वह इसे डेकोरेशन की तरह घर में रख सकता है। मिनाटो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। तभी सुमुगी प्राउडली बताती है कि उसके मास्टर ने ये गिफ्ट सिर्फ अपने गार्डन की सुपियोरिटी दिखाने के लिए भेजा है। ये सुनकर यागामी तुरंत बोलता है कि अगर मिनाटो नहीं खा सकता तो वो पीस खुद खा लेगा। मिनाटो पूछता है कि क्या वो सुमुगी के मास्टर को जानता है, लेकिन यागामी कुछ नहीं बताता। फिर मिनाटो सुमुगी से पूछता है क्या वो हॉट स्प्रिंग में बात लेना चाहेगी। सुमुगी खुशी से मान जाती है, लेकिन फिर पूछती है कि मिनाटो वो भी उसी के साथ स्प्रिंग में नहाता है। मिनाटो कैजुअली बोल देता है कि हाँ, वो भी यूज करता है स्प्रिंग को। ये सुनते ही सुमुगी समझ जाती है कि मिनाटो पूरी तरह जैसा फील नॉर्मल ह्यूमन जैसा फील नहीं हो रहा। ये बात सुनकर मिनाटो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। सुमुगी के जाने के बाद वो यागामी से पूछता है कि क्या वो खुद भी इंसान जैसा फील नहीं होता। वो मानता है कि हमेशा से थोड़ा स्पेशल था, लेकिन अब स्पिरिट्स के साथ रहते रहते उनकी मैजिकल वर्ल्ड का हिस्सा बन चुका है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो लोगों की मदद करते करते अपनी ह्यूमैनिटी ही ना खो दे। लेकिन यागामी उसे शांत करता है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मिनाटो, तुम हमेशा इंसान ही रहोगे और उसी तरह अपनी जिंदगी खत्म करोगे। ये सुनकर मिनाटो काफी रिलीफ फील करता है। फिर यागामी उसे सलाह देता है कि वो अपने
पास्ट के बारे में सोचे। शायद उसकी कोई पुरानी मेमोरी उसे फीलिंग पावर का सीक्रेट छुपा रही हो। तब मिनाटो अपने बचपन को याद करने लगता है। उसे याद आता है कि जब वो सिर्फ 5 साल का था, तब उसने पहली बार एक सुपर नेचुरल स्पिरिट देखी थी। वो एक क्यूट गर्ल स्पिरिट थी जो उसके ग्रैंडपा के घर में रहती थी। यागामी मिनाटो से कहता है कि उसे अपने पास्ट के बारे में सोचना चाहिए। शायद उसकी पुरानी मेमोरीज में उसकी सीलिंग पावर का कोई सीक्रेट छुपा हो। ये सुनकर मिनाटो अपने बचपन को याद करने लगता है। जब वो सिर्फ 5 साल का था, तब उसने पहली बार एक सुपर नेचुरल चीज देखी थी। उसने अपने दादाजी के घर में एक छोटी सी और क्यूट स्पिरिट गर्ल देखी थी। उसे देखकर वो एक्साइटेड होकर तुरंत दादाजी के पास भागा। जब उसने अपनी पावर दिखाई तो दादाजी समझ गए कि वो बिरासी उसे थैंक्स बोल रही है। मिनाटो हैरान रह गया क्योंकि उसके दादाजी भी उसे देख सकते थे। तब उसे पता चला कि बरासी एक योकाई थी जो उनके घर में कई सेंचुरीज से रह रही थी। उसके बाद मिनाटो बरासी के साथ नॉर्मल बच्चों की तरह खेलने लगा। फिर उसे पता चला कि दादाजी सिर्फ योकाई ही नहीं बल्कि ऐसे स्पिरिट्स भी देख सकते थे जिन्हें उनकी पावरफुल आइज भी नहीं देख सकती थी। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात ही नाम के एक मंकी जैसे योकाई से हुई। शुरुआत में ही उसे बहुत परेशान करता था। वो बार-बार उसकी टोपी चुरा लेता था। ब परेशान होकर मिनाटो दादाजी के पास कंप्लेंट करने गया, तो उन्होंने कहा कि उसे ही से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। अगले दिन मिनाटो उसकी पसंद का स्वीट लेकर आया। ही ने फिर से टोपी चुरा ली, लेकिन मिनाटो इस बार मिनाटो ने कहा कि वो बिना टोपी लौटाए उसे स्वीट नहीं देगा। और उसका एक अच्छा दोस्त था जिसका नाम रनारू था। एक गर्म समय के डे दोनों स्कूल से घर लौट रहे थे। रोनाल्डो हीट से परेशान हो गया था, इसलिए मनाटो ने उसे सेब आइस दिलाने ले गया। दोनों ने सेब आइस खाई, लेकिन रोनाल्डो फिर भी बोलता रहा कि उसे ठंडक महसूस नहीं हो रही। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया। मिनाटो ने देखा कि पास में एक जायंट और डेंजरस योकाई खड़ा है। उसे उसके दादाजी की वार्निंग याद आई कि डेंजरस योकाई दिखे तो तुरंत भाग जाना। उसने रोनाल्डो को अपने घर भागने को कहा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। तभी उसे जायंट योकाई ने दोनों को नोटिस कर लिया। मिनाटो डरकर बस सिचुएशन के लिए तैयार हो गया। उसी समय एक अजीब आदमी योकाई आया और अचानक वहां आया। जब मिनाटो ने दोबारा देखा तो योकाई गायब हो गया था। वो आदमी दोनों लड़कों के घर जाकर कूल होने को कहता है और पूछता है कि टाउन में कोई हॉट स्प्रिंग है। मनाटो पूछता है कि शायद उसने पहले से ही रूम बुक किया होगा, लेकिन वो आदमी मना कर देता है। रनारू बताता है कि टूरिस्ट बहुत होने की वजह से यहाँ रूम मिलना मुश्किल है। तब वो आदमी कहता है कि वो मनाटो के साथ एक एक रूम में रुक जाएगा। मनाटो हैरान हो जाता है क्योंकि उनके इन में कोई उन्हें इनके बारे में कैसे पता चला। जब वो इन पहुंचते हैं तो अचानक से एक गेस्ट रूम छोड़ देता है और उस आदमी को रहने के लिए जगह मिल जाती है। उसके वहां रुकने के बाद आसपास के योकाई रेस्टलेस होने लगते हैं, लेकिन उसके समय मनाटो इसका रीजन नहीं समझ पाता। वो आदमी अक्सर मनाटो को क्विetly ऑब्जर्व करता रहता था। एक दिन उसने उसकी हैंडराइटिंग की तारीफ की। उसने कहा कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत साफ है और ये इसके प्योर हार्ट को दिखाती है। मनाटो कुछ कुछ उससे थैंक्स बोलता है और उसकी सलाह पर फैमिली के लिए एक मेनू भी बनाता है। अब वर्तमान में मनाटो समझता है कि वो आदमी एक्सोरिस्ट पावर देख सकता था। यागामी बताता है कि वो आदमी शायद एक ट्रू एक्सोरिस्ट था। वो समझता था कि वरासी एक एक्सोरिस्म तो करती है, लेकिन वो अभी भी नॉर्मल सिविलियन है, जबकि ट्रू एक्सोरिस्ट असली मास्टर्स होते हैं। इसलिए योकाई उनसे नेचुरली डरते हैं। फिर यागामी बताता है कि उसकी सीलिंग पावर की प्रॉब्लम क्या है। मना तो कहता है कि वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है। तब यागामी उसे हर दिन हिंट देता है कि आजकल उसकी मेमोरीज ही और उसे आदमी के प्योर हार्ट वाली बात याद दिलाता है। जब मिनाटो को समझ आता है कि उसने अपनी प्योर इमोशन और हार्ट को तलिस्मान में सील करना होगा। जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके तलिस्मान ब्राइट लाइट एमिट करने लगते हैं। यागामी उसे कहता है कि उसे फाइनली अपनी पावर्स को पूरी तरह सील कर दिया है। उधर एक हॉन्टेड जगह पर हरामा की दो बहनें इविल स्पिरिट से लड़ रही होती हैं। बड़ी बहन सुबह देखती है कि हरामा और कात्सुराजी वहां पहुंच चुके हैं। दोनों देखते हैं कि उसकी पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है।
फिर वो हरामा से नए तलिस्मान मांगते हैं और वो उन्हें दे देता है। हरामा और कासुराजी के पीछे कुछ और लड़कियां भागती हुई दिखाई देती है, जबकि उनके पीछे बहुत सारे इविल स्पिरिट लगे होते हैं। हरामा तुरंत उन्हें तलिस्मान देता है और लड़कियां उनका इस्तेमाल करके स्पिरिट्स को खत्म कर देती हैं। लड़ाई खत्म हो जाती है और दोनों आराम से वेकेशन प्लान की बातें करने लगती हैं, जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही नहीं हो। उनकी इस अनप्रोडक्टिबिलिटी एटीट्यूड को देखकर हरामा कासुराजी शौक हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। तभी सुबह हरामा से पूछती है क्या उसके पास और तलिस्मान है। हरामा कहता है कि सारे तलिस्मान खत्म हो चुके हैं। अब वो उसे मिनाटो से नए तलिस्मान लेने भेजती है। जैसे ही हरामा जाने लगता है, बाकी लड़कियां मिनाटो के पास चली जाती हैं और यागामी जवाब नहीं दे पाता, जबकि उसकी बहन मजाक में कहती हैं कि वो जल्दी ही नहीं कर सकता। इसके बाद हरामा मनातो के घर पहुंचता है। अंदर कदम रखते ही उसकी बॉडी पर भारी प्रेशर महसूस होता है। वो समझ जाता है कि घर में स्पिरिट्स पहले से जाना बढ़ चुके हैं। बड़ी मुश्किल से वह मनाटो तक पहुंचता है। मनाटो उसकी हालत देखकर पूछता है क्या हुआ, लेकिन हरामा सीधे नए तलिस्मान मांगने लगता है। उसी समय बॉन्ड में पानी अचानक उछलने लगता है। हरामा सोचता है कि कोई इविल स्पिरिट हमला कर रही है, लेकिन मनातो बताता है कि यहाँ कोई इविल स्पिरिट नहीं है, बस रेई सिर्फ खेल रहा है। मनाटो अपनी नई सीलिंग तलिस्मान दिखाता है और बताता है कि अब उसकी पावर सही तरीके से सील हो रही है, इसलिए तलिस्मान ज्यादा देर तक चलेंगे। हरामा खुश होकर उन्हें ले जाता है। अब मनाटो उसे बताता है कि उसकी हार्ट को दोनों उसके हालत से मदद करने को सोचते हैं। राइजन और फूजन दोनों हरामा की मदद करने के बारे में सोचते हैं। जैसे ही राइजन इलेक्ट्रोथेरेपी पर उसके मदद करने के ठीक करने का आइडिया देता है, मनाटो हरामा से कहता है कि उसे स्पा मसाज जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन अगले ही पल वटेरा जोरदार शॉक देता है, जिससे हरामा बेहोश हो जाता है। राइजन को समझ ही नहीं आता कि उसने जरूरत से ज्यादा वोल्टेज इस्तेमाल कर दिया है। बाद में वो मिनाटो उसे घर छोड़ देता है और फिर आगामी के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाता है। रास्ते में मिनाटो के आसपास बहुत ज्यादा रेसेंटमेंट महसूस होता है और वो रुक कर देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक पीछे एक अबॉन्डेंट पोर्टल खुल जाता है और दोनों उसके अंदर खींचे चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर वो खुद को एक अंधेरी और घुटन भरी केव में पाते हैं। जगह देखकर मनाटो समझ जाता है कि यह एक डेंजरस अबॉन्टेड डोमेन है। यागामी कहता है कि वो अपनी विंड पावर से बाहर निकल सकता है, लेकिन दोनों जानते हैं कि ऐसी डेंजरस जगह को छोड़ना अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो डोमेन के ओनर को ढूंढ निकालते हैं और कुछ देर बाद एक पुरानी स्क्वाड मिलती है, जिसके आसपास बहुत ज्यादा हेट्रेड भरी होती है। मनाटो पूछता है कि क्या स्क्वाड भी भरी बन सकती है। यागामी बताता है कि लोगों ने खुद खुद वो स्पिरिट को उस पेड़ में रखने के लिए बुलाया है। मिनाटो कंक्लूड करता है कि स्पिरिट बहुत दुख और गुस्से में आगामी से पूछता है कि क्या वो उसे एक्सोरेस्ट करेगा, लेकिन मना कर देता है। उनके स्क्वाड पर लगा रन देखकर समझ जाता है कि जिन लोगों ने स्पिरिट को घर दिया है उन्होंने बाद में उसके केयर करना छोड़ दिया। इसी वजह से स्पिरिट हाइड्रेट हो गई है। ये समझने के बाद मनाटो ऐसा तलिस्मान इस्तेमाल करता है जो स्पिरिट को घर तो नहीं बल्कि कुछ और दे देता है। को प्यूरिफाई करे। जैसे ही वो टैलिस्मन एक्टिवेट करता है, ब्राइट लाइट फैल जाती है। यामागामी उसकी तारीफ करता है, क्योंकि नॉर्मल टैलिस्मन्स इतनी हेट्रेड साफ नहीं कर सकते थे। बाहर की हेट्रेड हटने के बाद यामागामी अंदर की स्पिरिट को पूरी तरह प्यूरिफाई कर देता है। इसके बाद स्वॉर्ड गायब हो जाती है, लेकिन यामागामी बताता है कि स्पिरिट सेफ है। तभी पूरा डोमेन कोलैप्स होने लगता है, क्योंकि उसका ओनर अपनी पावर खो चुका होता है। यामागामी मनाटो को विंड पावर्स इस्तेमाल करने को कहता है और दोनों वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। उधर बाहर की दुनिया में कात्सुरागी दूसरी जगह इविल स्पिरिट से लड़ रहा होता है। स्पिरिट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे, इसलिए वो सोचता है कि आखिर आकिजो मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आकिजो खुद कई इविल स्पिरिट से घिरा हेल्पलेस फंसा हुआ था। वो जोर जोर से होरावा को मदद के लिए बुलाता है। होरावा उसकी जान बचा लेती है, लेकिन इतना बड़ा फेवर मिलने के बाद भी आकिजो उसे थैंक्स नहीं बोलता। वो ऑलमोस्ट उसे क्यूट बोल देता है, लेकिन फिर एरोगेंट बनकर कहता है कि उसे और जल्दी आना चाहिए था। उसकी अनग्रेटफुल एटीट्यूड देखकर होरावा इरिटेट हो जाती है। होरावा अपने फोन पर विंड चाइम की साउंड चलाती है। आवाज सुनते ही आकिजो को पुराना ट्रॉमा याद आ जाता है
है और वो हॉन्टेड बिल्डिंग के बाहर ही डरने लगता है। उधर हरामा की टीम बहुत सारे इविल स्पिरिट से घिरी हुई मुश्किल में फंसी होती है। लड़कियों के पास मनाटो की चीट कोड जैसे पावरफुल टैलिस्मैन्स खत्म हो चुके थे, इसलिए वो सिर्फ हरामा का इंतजार कर रही थी। तभी हरामा सही समय पर वहां पहुंच जाता है और सबको बचा लेता है। सारी लड़कियां उसके पास आ जाती है। हरामा उन्हें नए टैलिस्मैन्स दिखाता है और बताता है कि ये पहले से ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर सब मनाटो की एबिलिटीज से इंप्रेस हो जाती हैं। उसी समय पीछे एक पोर्टल खुलता है और मनाटो और यामागामी अबैंडन डोमेन से बाहर निकलते हैं। मनाटो के हाथ में ग्लोइंग टैलिस्मैन होता है जिसकी तेज रोशनी देखकर हरामा और बाकी लड़कियां चौंक जाती हैं। लड़कियां सोचती हैं कि कोई मैजिकल सेवियर आया है, इसलिए वो मनाटो को थैंक्स बोलने लगती हैं। दूसरी तरफ मनाटो सोच रहा होता है कि हरामा के आसपास इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स क्यों हैं। यामागामी कहता है कि शायद वो उसकी सिस्टर्स होंगी, लेकिन मनाटो नोटिस करता है कि सब लोग अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। तब यामागामी उसे बताता है कि वो अपना ब्राइट टैलिस्मैन सबके चेहरे पर चमका रहा है। ये सुनकर मनाटो तुरंत उसे बंद कर देता है। फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी कात्सुरागी और होरावा बिल्डिंग से बाहर आते हैं। जैसे ही मनाटो की नजर कात्सुरागी पर पड़ती है, उसे अपने बचपन वाला मिस्टीरियस एक्सोर्सिस्ट याद आ जाता है, क्योंकि उसने भी ऐसी ही हैप पहनी थी। लेकिन मनाटो सोचता है कि दोनों का शायद कोई रिलेशन नहीं होगा और वो यामागामी के साथ वहां से चला जाता है। तभी हवा चलती है और कात्सुरागी अपनी हैट ठीक करता है। होरावा कहती है कि उसे ये हैट बहुत पसंद है। कात्सुरागी बताता है कि ये उसके फादर का गिफ्ट है। थोड़ी दूर से हरामा नोटिस करता है कि कुछ दूसरे एक्सोर्सिस्ट उन पर नजर रख रहे हैं। वो सोचने लगता है कि आखिर वो लोग क्या चाहते हैं। बाद में मनाटो के हर पर यामागामी बंस खाकर अपनी एनर्जी रिस्टोर करता है और फिर अपनी नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है। जब वो अपनी बॉडी को जाता है, तब उसके फर से एक स्ट्रेंज ऑर्ब बाहर गिरता है। यामागामी बताता है कि उस ऑर्ब के अंदर प्यूरिफाइड स्वॉर्ड स्पिरिट है जो अभी अपनी पावर्स रिकवर कर रही है। मनाटो उस ऑर्ब को उठाकर सेफ जगह पर रख देता है ताकि स्पिरिट जल्दी रिकवर हो सके। ये देखकर यामागामी चुपचाप मुस्कुरा देता है। यही एपिसोड 7 खत्म। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैजिक डोमेन था। घर मौसम को नोटिस करके यागामी ने डिसाइड किया कि अब वो घर में थोड़ा सा रिनोवेट करेगा। मिनाटो ने उसे वार्निंग दी थी कि अगर वो अपनी पावर का ज़्यादा यूज करेगा तो फिर से छोटे साइज में आ जाएगा। लेकिन यागामी ने यागामी ने मिनाटो की बात मानने से मना कर दिया। तो उसने सबसे पहले एक घर में एक सुंदर आर्ट चेंज किया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि घर में कुछ भी मिसिंग है। इसलिए उसने सबसे पहले एक बड़ा वाटरफॉल क्रिएट किया, जिससे पूरे गार्डन में पानी की स्मूथिंग साउंड सुनने लगी। मिनाटो ने नेचुरल साउंड सुनकर उसे काफी सरप्राइज फील हुआ, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि भारी वार्निंग इग्नोर करने की वजह से आगामी ही फिर से अपने छोटे फॉर्म में आ चुका है। बाद में पेरेंट्स भी उसे ज़्यादा मतलब उसके पेरेंट्स भी उसे ज़्यादा पावर यूज करने के लिए स्कॉल्ड करने लगे। उधर यागामी उनकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इसलिए minato सोचने लगा कि आखिर वो घर को रेनोवेट करने के पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। तो यागामी ने एक्सप्लेन किया कि बस उसका हॉबी है ये। अगर वो चाहता तो गार्डन का एरिया हर सीजन के हिसाब से मैच करे था। मिनाटो ने पॉइंट आउट किया कि यागामी का खुद का माउंटेन तो काफी मैसी है। इस पर यागामी ऐसे बिहेव करने लगा जैसे वो सिर्फ नेचुरल लैंडस्केप को अपने हाल पर छोड़ रहा है। मिनाटो ने उसकी लेजीनेस पर कुछ नहीं कहा और इंस्टेड वो स्पिरिट के बारे में सोचने लगा जिसको उन्होंने अबैंडेड लोकेशन से रेस्क्यू किया था। स्पिरिट्स ने मिनाटो को रिज्योर किया कि जैसे ही उसके सारी एनर्जी रिकवर हो जाएगी वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। तभी उसने एक दिन मिनाटो को यागामी के स्ट्रीम के पास बुलाया और उसे अंदर दिखाई देने वाली फिश दिखाई दी। मिनाटो ने सोचा कि शायद यागामी ने इन फिश को यहाँ पर रखा है, लेकिन यागामी ने एक्सप्लेन किया कि ये फिश खुद ही यहाँ के कॉर्नर को आई हैं। ये सुनकर मिनाटो ने नोटिस किया कि सारी फिश वाटरफॉल के डेंसर की तरफ टेंड कर रही हैं। लेकिन तभी उसकी आंखें से फैल गईं, क्योंकि वो फिश अचानक से वाटरफॉल के पास रोते हुए स्ट्रीम साइड की तरफ अटेंड करने लगी। यागामी ने बताया कि फिश ये कोई नॉर्मल फिश नहीं है, दरअसल किसी दूसरे टीटीके में भी ये मिनाटो है। मिनाटो को तुरंत ओल्ड वाली लड़की याद आने लगी। वो सोचने लगा कि वाटरफॉल पार करने के बाद ये भी ड्रैगन बन जाएगी। कुछ देर बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक स्काई में से ड्रैगन प्रकट हुआ। मिनाटो डर से घबरा गया क्योंकि उसे लगा कि वो कोई जायंट ड्रैगन है, उस पर अटैक कर देगा। मगर स्पिरिट ने उसे रिश्योर किया कि ड्रैगन असल में ओरियो का दोस्त है। जैसे ही ड्रैगन ओरियो के सामने रुका, उसका शरीर एक ब्रिलियंट लाइट से ग्लो करने लगा। मिनाटो ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। जब लाइट खत्म हुई तो उसने देखा कि एक विशाल ड्रैगन अब छोटे फॉर्म में बदल चुका है। ओरियो को ग्रीट करने के बाद ड्रैगन एक छोटा बॉक्स लेकर मिनाटो के पास आया। स्पिरिट ने एक्सप्लेन किया कि वो फ्रेंडशिप टोकन के तौर पर उसे गिफ्ट दे रहा है, इसलिए मिनाटो खुशी से एक्सेप्ट कर देता है। लेकिन ड्रैगन लगातार एक
के बाद एक गिफ्ट उसके हाथों में रखता जाता है। आखिर में मिनाटो ने उसे रोकना पड़ता है। उसके बाद ड्रैगन कुछ देर बाद ओरियो के साथ गार्डन में टाइम स्पेंड करता है और फिर अपनी ड्यूटीज के लिए वहां से चला जाता है। ड्रैगन के जाने के बाद मिनाटो बॉक्स खोलता है। मिनाटो ने ड्रैगन के लिए लिए हुए गिफ्ट बॉक्स को खोली। अंदर से ढेर सारी स्वीट ट्रीट्स मिली। वो उन्हीं सारी स्वीट्स यागामी को दे देता है ताकि वो खाकर फिर से अपने नॉर्मल स्टेट्स में लौट सके। यागामी खुशी खुशी केक पैक कर देता है और तुरंत स्वीट खाने शुरू कर देता है, लेकिन इतनी सारी स्वीट खाने के बाद भी उसके बड़े फॉर्म में लौटने का कोई साइन नहीं दिखता। ये देखकर मिनाटो और पैरट्स दोनों परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि आखिरी स्वीट खाने के बाद भी यागामी अपनी टाइनी फॉर्म में ही रहता है। पैरट्स को लगा कि उसे अपनी ताकत वापस लाने के लिए कुछ और ज्यादा खाना चाहिए, इसलिए मिनाटो मार्केट से फूड खरीदने निकल जाता है। रास्ते में उसे एक छोटा हिल दिखाई देता है जिसे वो तुरंत सुमुगी के मास्टर का डोमेन समझ गया। मिनाटो सोचने लगा कि उसके डोमेन इतना छोटा क्यों है। तभी आगामी ने बताया कि उसके जैसे क्रिएचर्स को अपनी पावर दिखाने के लिए बड़े घरों की जरूरत नहीं होती। अचानक एक स्ट्रांग फोर्स मिनाटो की को स्ले की तरफ खींचने लगी। तभी आगामी तुरंत उसके सामने आकर प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही मिनाटो ने खुद को संभाला उसने माउंटेन की मास्टर को देखा जो एक 9 टेल्ड फॉक्स थी। मिनाटो ने सोचा कि क्या वो या कोई है, लेकिन आगामी ने बताया कि वो सुमो की मास्टर तेंको है। मिनाटो ने नोटिस किया कि टेंको यागामी के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं थी। फिर फिर उससे पता चला कि वो असल में इस उससे मिलना चाहती थी। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो पहले कभी टेंको से नहीं मिला था। तभी यागामी ने एक्सप्लेन किया कि उसे सुमुको की आंखों में जरिए देखा था। फिर उसने मजाक में कहा था कि टेंको शायद उसके टेस्टी फूड पर नजर रख रही है, इसलिए उसके सावधान रहना चाहिए। उधर लोकल एक्सोरेस्ट हेडक्वार्टर से हरोमा ने टाउन में आए फॉरिजन एक्सोरेस्ट की रिपोर्ट सुनी। कुरुमा ने बताया कि जिसाकी हैंडशेक उठने दिखा है, वो दूसरे टाउन में भी दिखाई दिया है। उसने उसके बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही और हरोमा ने उसकी मदद के लिए थैंक्स कहा। दूसरी तरफ टाउन में दो ओल्ड एक्सोरिस्ट एक बूढ़ी ग्रैनी के पास बैठे थे जिसकी बैक में पेन था। ग्रैनी अपनी कमजोर हड्डियों की शिकायत कर रही थी, लेकिन उस फेक एक्सोरिस्ट ने प्रेटेंड किया कि उसके ऊपर इविल स्पिरिट का कर्स है। बूढ़ी ग्रैनी ने उनकी बातों पर आसानी से भरोसा कर लिया। तब उन दोनों ने कुछ बिग तलिस्मान देखकर उनके पैसे ठग लिए और कहा कि अब उनकी बैग ठीक कर देंगे। कुछ दिन बाद मिनाटो के घर में यागामी अभी भी टाइनी फॉर्म में था, जबकि वो पूरे टाउन में 1 साल तक खिलाने जितना फूड खा चुका था। फिर भी वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे थोड़े टाइम बाद खुद ही नॉर्मल हो जाएगा। फिर गुस्से में उसने नंबर 3 की तरफ इशारा किया जो वो काफी बड़ा हो चुका था और जिसकी कुछ ब्रांचेस भी गिर चुकी थी। वो देखकर मिनाटो को गार्डनिंग और हीलिंग पावर की प्रैक्टिस करने का फैसला किया। वो बैठकर जल्दी से गार्डनिंग करने लगा, लेकिन कैरेन उसे देखकर पैनिक होने हो जाता है। उसे लगा कि मिनाटो कोई डेंजरस वॉरमेड वेपन बना रहा है और वो ब्रूटल स्लटर करने लगा। बाकी क्रिएचर्स ने बड़ी मुश्किल से काम डाउन किया। उधर यागामी मिनाटो से प्रोजेक्ट को लेकर रील हो गया। तो मिनाटो ने बताया कि एक हीलिंग बना रहा है जिसमें उसकी पावर सील्ड हो। यागामी को एक कोई आइडिया नहीं था कि ये कितना अच्छा होगा, इसलिए मिनाटो ने उसे अपना पहला हीलिंग प्रोटेक्शन एम्यूलेट के तौर पर दे दिया। तभी दूर से एक छोटी सुरील ने मिनाटो को आवाज दी। यागामी ने बताया कि स्क्वायरल भी सच्ची चेन जाती है, लेकिन मिनाटो ने कहा कि उसकी बाकी अटेम्प्ट्स फेल हो गए थे। या स्क्वायरल को परवाह नहीं है। उसने कहा कि फेल भी चलेगा। तब मिनाटो ने उसके दूसरे पीस लिया और छोटी स्क्वायरल को खुशी खुशी ही दे दिया। और स्क्वायरल वह पीस लेकर वहां से चली गई। वहां उसने अब एक एमुलेट का यूज करके अपने पार्टनर को ठीक करने किया और जो कि एक इविल कर्स से सफरिंग कर रहा था। कर्स से मुक्त होते ही स्क्वायरल एमुलेट नीचे गिरा देता है और खुशी से अपने दिन में बिजी हो जाता है। उसके बाद मिनाटो और बाकी सब लंच करते करते बैठे
बैठे थे। यागामी ने मिनाटो को जल्दी खाने की वार्निंग दी, इससे पहले कि सुमोकी आ जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ब्लैक फॉक्स ने अपने प्रेजेंस अनाउंस की और मिनाटो ने नेचुरली उसे नीचे आकर साथ लंच करने की परमिशन दे दी। सुमोकी खुशी से बैठकर लंच कर रही होती है, तभी उसने अपने आने का असली पर्पस याद आ गया। उसे तेंको के अर्लियर बिहेवियर के लिए मिनाटो से अपॉलजी मांगनी थी और कहा कि वो अपने नाइबर के साथ जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। मिनाटो ने आसानी से टेंको को माफ कर दिया क्योंकि वो नया मैजिकल क्रिएचर देखकर खुश था। सुमुकी भी अपने मास्टर की बात सुनकर एक्साइटेड हो गई और उसकी पावर के बारे में ब्रैग करने लगी, लेकिन यह सुनकर भी कहा कि तेंको श्राइन हमेशा बहुत बिजी रहता है। तभी अचानक सुमुकी की बॉडी ग्लो करने लगती है और यागामी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अचानक तेंको ने अपनी सुमुकी बॉडी को पोसेस कर लिया और मिनाटो को माउंटेन पर आने की इनविटेशन दिया। उसने कहा कि ये अपने आपके समय शील्ड भी लेकर आना। यागामी ने उसे सेमलेस ब्लड कहा और उसने गुस्से में कहा कि वो दूर रहे, 2 वीक में कुछ स्पेंड कर रही है, लेकिन तेंको ने याद दिलाया कि मिनातो ने खुद अंदर आने दिया था उसे, इसलिए इंट्रूडर नहीं है। यागामी ही और ज्यादा एंग्री हो जाता है, लेकिन तेंको लगातार अपनी चीजें दिखाती है। आखिर में गुस्सा आकर यागामी ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन तेंको उन्हें उसकी मैजिक अटैक को आसानी से ब्लॉक कर दिया। अटैक रोकने के बाद हंसने लगी और बिग पावर का मजाक उड़ाने लगी। यागामी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने फिर से हमला कर दिया, लेकिन तेंको ने फिर से दूसरे अटैक को भी ब्लॉक कर दिया। फिर वो यागामी का मजाक उड़ाने लगी और उसे इतना वीक हो चुका है कि मिनियन सुमुकी भी उसकी अपनी बॉडी में रहकर उससे लड़ सकती हैं, लेकिन यागामी का ईगो इतना बड़ा था कि वो हार मानने को तैयार ही नहीं था, इसलिए वो लगातार तेंको पर उससे फाइट करता। लड़ाई के दौरान दोनों एक दूसरे से बहस करते रहे और तेंको बार बार उसकी पावर का मजाक उड़ाती रही। कुछ देर बाद दोनों आसमान में उड़ते हुए बाहर चले गए और स्काई में ब्लो एक्सचेंज करने लगे। तेंको लगातार लूज होने के लिए मॉक करती रही। मिनाटो बार बार उनसे लड़ाई रोकने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन दोनों किसी भी की भी बात नहीं सुनते थे। आखिर में यागामी डिसाइड करता है कि वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करेगा। उसने एक बड़ा अटैक स्टार्ट करना किया, लेकिन तेंको आसानी से डॉज कर देता है और अचानक से अपनी पावर का अटैक सीधे मिनाटो की तरफ लॉन्च कर देता है। मिनाटो को बचने के लिए पीछे हटता है, लेकिन तभी यागामी उसके सामने आ जाता है और पूरा अटैक अपनी बॉडी पर ले लेता है। अटैक लगते ही यागामी जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर तेंको प्राउडली अपनी 22,000 विक्ट्री की जीत का घमंड करने लगती है। यागामी हैरान होकर सोचती है कि वो इतनी प्रिटी कैसे हो सकती है, कि ऐसे स्टूपिड फाइट का भी हिसाब रखती है। टेंको ने कहा कि उसे ह्यूमंस के साथ खेलना बंद करके फिर से अपनी पावर्स को पर फोकस करना चाहिए। जवाब में यागामी ने उसे अपने श्राइन के लिए पुलिस को चैंट करने के बंद करने को कहा। यह सुनकर तेंको ऑफेंड हो गई। उसने कहा कि उसके फॉलोअर्स बिना किसी कोशिश के खुद ही उसे प्यार करने लगते हैं। यागामी उनकी बात पर बिलीव नहीं करता और तेंको ने वार्निंग दी थी कि अगर वो किसी भी ह्यूमन के साथ ना इन्वॉल्व रहेगा तो एक दिन उसका अंत जरूर हो जाएगा। इतना कहकर तेंको आखिरकार गार्डन से गायब हो जाता है। मैना तो तुरंत यागामी के पास गया और पूछा कि क्या वो ठीक है। यागामी ने कैजुअली ही कहा कि ये बस एक छोटी सी स्क्वेबल थी, लेकिन मिनाटो को लगा कि लड़ाई काफी डेंजरस थी और यागामी को चोट भी लगी है। तभी यागामी की नजर मिनाटो के एमुलेट पर गई, जो कि लड़ाई के दौरान टूट चुका था। उसने गिफ्ट तोड़ने के लिए अपॉलजी मांगी, लेकिन मिनाटो ने रिश्योर किया कि वो कभी भी एमुलेट बना सकता है और फिर यागामी बैठकर आराम करने लगे। दूसरी तरफ मिनाटो तेंको की बातों के बारे में सोचता था। डर होने लगा, कहीं उसकी वजह से यागामी किसी डेंजर में तो नहीं पड़ रहा। लेकिन यागामी ने उसे चिंता न करने को कहा। उसने याद दिलाया कि वो अपनी मर्जी से गार्डन में रह रहा है। मिनाटो ने पूछा कि क्या वो दोनों आगे भी साथ रह सकते हैं। यागामी ने मुस्कुराकर कहा कि बिल्कुल रह सकते हैं। उधर दूसरी तरफ दोनों स्कैमर एक्सोरिस्ट अपना पैसा गिनते हुए लौट रहे होते हैं। तभी अचानक कसुरागी के मिनियंस उन्हें परेशान करने लगे। डरकर दोनों वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सामने से हरामा उनकी रास्ता रोक लेता है और उन्हें टाउन छोड़कर जाने को कहता है। टेरिफाइड होकर दोनों कॉन आर्टिस्ट वहां से भाग गए, जबकि हरामा और कासुरागी उम्मीद करने लगे कि अब वो दोबारा यहाँ उन्हें परेशान नहीं करेंगे। भागते भागते दोनों स्कैमर्स एक फॉरेस्ट में पहुंच गए। वहां उन्हें एक एमुलेट मिला जिसे स्क्वायरल ने अपनी ट्री से गिरा दिया था। उस
उनमें से एक आदमी ने उसे उठाया और उसमें मौजूद पावर को महसूस करके सरप्राइज हो गया। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। minato ने यागामी से पूछा कि क्या वो ठीक है या नहीं। यागामी ने शांत आवाज में कहा कि वो बस एक छोटी सी फाइट हुई थी और अब सब ठीक है। लेकिन minato को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था और उसे पता था कि सिचुएशन काफी डेंजरस थी। यागामी के शरीर पर काफी इंजरीज भी आई थी। तभी यागामी की नजर minato के टूटे हुए एमुलेट पर पड़ती है। फाइट के दौरान वो पूरी तरह से टूट गया था। यागामी ने को बुरा लगा और उसने minato से सॉरी कहा, लेकिन minato ने उसे बताया कि इसकी कोई चिंता मत करो, मैं उसे नया एमुलेट फिर से बना सकता हूँ। ये सुनकर यागामी थोड़ा शांत हो गया और वार्थ लेने बैठ गया, आराम करने लगा। और उधर minato के मन में टैंकों की बातें घूम रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसकी वजह से यागामी बार बार मुश्किलों में पड़ रहा है। वो सोचने लगा कि उसकी मौजूदगी यागामी के लिए खतरा तो नहीं बन रही। तभी यागामी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि उसे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने साफ कहा कि उसे अपनी फ्री विल से minato के गार्डन में रह रहा है और उसे किसी ने भी मजबूर नहीं किया है। ये सुनकर minato को थोड़ा सुकून मिला। फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या वो आगे भी इसी तरह साथ रह सकते हैं। आगामी ने बिना देर किए कहा कि हाँ, हम आगे भी साथ रह सकते हैं। उसकी बात सुनकर minato के चेहरे पर बाहर की मुस्कान आ गई। कुछ दिन बाद minato के घर उसकी मॉम द्वारा भेजा गया ऑरेंज का एक बड़ा बॉक्स पहुंचा। बॉक्स देखते ही सारे पे मिनियंस खुशी से उछल पड़े। उन्हें ऑरेंजेस बहुत पसंद थे, इसलिए वो तुरंत बॉक्स के आसपास इकट्ठा हो गए। जब minato को उनकी खुशी देख रहा था, तभी उसकी नजर यागामी पर पड़ी। बाकी सब के उलट वो एक तरफ चुपचाप बैठा मैगजीन पढ़ रहा था। minato को लगा कि शायद वो अभी भी उदास है। आखिर वो अभी तक अपने ओरिजिनल टाइप में वापस नहीं आया। minato को टाइको के साथ हुई फाइट की याद आई। फिर सोचा कि शायद यागामी को कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया है या फिर उसका ईगो थोड़ा हर्ट हो गया है, इसलिए उसने देख लिया कि वह थोड़ा बाहर घुमाया जाए ताकि उसका मूड बेहतर हो सके। इसलिए minato ने यागामी को स्वीट खाने चलने का ऑफर दिया। यागामी ने बाहर से कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर काफी एक्साइटेड हो गया। उसे स्वीट बहुत पसंद थी। पेरेंट्स ने भी उसे जाने के लिए एनकरेज किया। आखिरकार यागामी आसानी से मान गया और दोनों साथ टाउन की तरफ निकल पड़े। उनकी छोटी सी आउटिंग जल्दी ही एक ऐसी मुलाकात में बदलने वाली थी जो यागामी के सबसे बड़े फैंस फैंस में से एक को उससे आमने सामने मिलाने वाली थी। तोमा ने तुरंत अपने कोवर्कर को कांटेक्ट किया और कुछ ही देर में पूरी पब्लिशिंग कंपनी नीचे आ गई। सभी लोग अपने लोकल सेलिब्रिटी यागामी से मिलने के लिए एक्साइटेड थे। कंपनी में के प्रेसिडेंट ने इधर-उधर देखा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यागामी कोई बड़ा शानदार क्रिएचर होगा। तब minato ने बताया कि उनके सामने खड़ा छोटी सा सफेद बल्ब ही यागामी है। प्रेसिडेंट ने बताया कि उनके पुराने प्रेसिडेंट यागामी बहुत अच्छे फ्रेंड थे। कई साल पहले यागामी ने कंपनी की ग्रोथ में मदद की थी। उसी दौरान दोनों में फ्रेंडशिप हो गई थी और अक्सर साथ में स्वीट शॉप घूमने जाते थे। यागामी ने एम्प्लॉमाइज को बताया कि वो आज भी उनकी कंपनी में जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो नियमित रूप से उनकी मैगजीन पढ़ता है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो गए, लेकिन तभी यागामी ने कहा कि उसे स्वीट आर्टिकल्स को लेकर एक कंप्लेंट है। यह सुनते ही सभी एम्प्लॉयज घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद उनसे कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन यागामी ने सिर्फ इतना कहा कि अगले कुछ महीनों में उनकी फेवरेट फूड स्वीट बेस्ट बंद को मैगजीन में फीचर किया गया है। यह सुनकर सभी राहत की सांस ली और तुरंत उनकी बात मान ली। कंपनी से निकलने के बाद minato और यागामी फिर से टाउन में घूमने लगे। minato को हैरानी हुई कि यागामी को इतने सारे लोग जानते हैं। यागामी ने बताया कि करीब 100 साल पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसकी तरह मैजिकल क्रिएचर्स को देख सकते थे। चलते चलते दोनों एक रेस्टोरेंट में डिलीशियस करी की खुशबू आई। minato तुरंत टच करने अंदर चला गया। रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस ने उनका स्वागत किया और minato के सामने 2 मेनू रखे। minato को लगा कि शायद वेट्रेस भी यागामी को देख सकती है, लेकिन यागामी ने बताया कि ऐसा नहीं है। इसके बाद
अपने मैजिक से मेनू को हवा में तैरा कर पढ़ना शुरू कर दिया। मिनाटो घबरा गया कि कहीं लोग देख न लें, लेकिन यागामी ने उसे आराम से खाना खाने और एंजॉय करने को कहा। फिर उसने मिनाटो को रेस्टोरेंट के बाकी कस्टमर्स की तरफ देखने को कहा। हर कस्टमर के साथ कोई न कोई मैजिकल कंपेनियन मौजूद था। किसी के पास छोटी टेरिटरी फ्रेंड थी, तो किसी के पास बड़े योकाई घूम रहे थे। मिनाटो हैरान था क्योंकि उससे उनमें से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। आगामी ने समझाया कि इन सब में समय तक शांत माहौल में रहने की वजह से उसकी सेंसेस कमजोर हो गई हैं। कुछ देर बाद करी आ गई। यागामी ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। उसे खाना पसंद आया देखकर मिनाटो खुश हो गया। तभी उसकी नज़र कस्टमर की जल्दी करते सेलर्स पर पड़ रही। यागामी ने बताया कि जब कोई इंसान किसी फूड को बहुत सालों तक प्यार और केयर से इस्तेमाल करता है, तो उसमें सोल पैदा हो सकती है। उसने कहा कि मिनाटो के घर में भी एक ऐसा सोल फूड मौजूद है। मिनाटो को समझ नहीं आया। तभी यागामी ने बताया कि वो रेड टाइप मिनाटो भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसे रेड टाइप को कभी भी नजर नहीं देखा था। यागामी ने कहा कि रेड टाइप को अपनी पहचान बनाते हैं, इसलिए वो बिना वजह घूम नहीं करते। तभी मिनातो ने नोटिस किया कि कस्टमर बाहर आ गए, लेकिन रेस्टोरेंट की बेल नहीं बजी। यागामी ने बताया कि बेल की एक एक सोल है, वो सिर्फ तब बजती है जब कोई सुपरनेचुरल बीइंग रेस्टोरेंट में एंटर करता है। इसी वजह से वेट्रेस ने मिनाटो को दो मेनूज दिए थे, क्योंकि उसे बेभूत हो गया था कि उसके साथ कोई क्रिएचर भी आया है। अचानक यागामी के पास पेरेंट्स मिनियंस की कॉल आती है और वो बताते हैं कि मिनाटो के घर में कुछ अनवांटेड विजिटर्स पहुंचे हैं। ये वही फेक एक्सोरिस्ट हैं जो पहले भी परेशानी खड़ी कर चुके हैं। यागामी ने उन मिनियंस को उन पर नजर रखने को कहा। उधर दोनों एक्सोरिस्ट गाँव और माहौल गांव और माहौल की खुशबू को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन बड़ा भाई मिनाटो के घर को देखकर कुछ चीज जाम हासिल करके अपनी फील्ड बनाना चाहता था। उन्होंने डोरबेल कई बार बजाई, लेकिन घर पर कोई नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद दोनों इरिटेट हो गए। आखिर उन्होंने लीगल तरीके से घर में घुसने का फैसला कर लिया। पेरेंट्स उन्हें उनकी हरकत देखकर डिसगस्टेड हो गए। पेरेंट्स ने सबसे पहले दोनों डोर के साथ संघर्ष करने दिया, फिर जानबूझकर मेन डोर खुल दिया। अंदर पहुंचकर दोनों को एक और बिल्डिंग का डोर मिला। उन्होंने उसे भी खोलने की कोशिश करते करते हैरान हो गए, लेकिन आगे बढ़ते उन्होंने अगला डोर खोला। फिर वैसा ही एक और कॉरिडोर आ गया, फिर एक और डोर खोला और फिर से वही कॉरिडोर आ गया। कुछ देर बाद दोनों को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। बड़ा भाई समझ गया कि अब वो किसी अजीब ट्रैप में फंस चुके हैं। तभी उसे ऑरेंजेस की स्मेल आने लगी। असल में पीछे चल रहे पैरेट्स आराम से ऑरेंजेस खा रहे थे। अचानक घर की गहराइयों से काला फॉग निकलने शुरू हो गया और वो तेज गति से उनकी तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता चला गया और वह डरावना नजारा देखकर दोनों एक्सोरिस्ट घबराकर बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन काला फॉग उनसे कहीं ज्यादा तेज था। कुछ ही पलों में वो उनके पास पहुंच गया और ऐसा लगा जैसे वो टुकड़ों में फाड़ देगा। लेकिन तभी दोनों की आंखें खुल गई। असल में ये सब एक भयानक ड्रीम था। वो अभी भी मिनाटो के घर के बाहर पड़े हुए थे। ड्रीम इतना डरावना था कि दोनों बुरी तरह घबरा गए। बिना एक सेकंड रुके वो वहां से भाग निकली। फेरिस दूर ये सब देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि आखिरकार उन परेशान करने वाले लोगों को सबक मिल गया था। जब दोनों भाग रहे थे तब एक अजीब सा बैड पेड़ के पीछे से उन्हें चुपचाप देख रहा था। उधर मिनातो और यामी करी रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे। दोनों ने एक अच्छा लंच किया। यागामी काफी खुश देख रहा था, लेकिन मिनाटो ने नोटिस किया कि अभी भी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आया। मिनाटो इस बात को लेकर चिंतित हो रहा था, लेकिन यागामी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर बाद यागामी ने घर लौटने की बात की। रास्ते में मिनाटो ने बताया कि वो दोनों फेक एक्सोरिस्ट घर पर आए थे, लेकिन एक सेल वाले काले फॉग ने उन्हें भगा दिया। उस फॉग को समर ऑरेंजेस जैसी खुशबू आ रही थी। दोनों चलते रहे। तभी मिनाटो महसूस किया कि उसके कंधे पर बैठा यागामी अपनी टेल हिला रहा है। मिनाटो ने पूछा कि क्या उसे इस तरह राइड करना पसंद है। यागामी ने मान लिया कि उसे सच में काफी अच्छा लगता है।
कुछ देर बाद वो एक श्राइन के पास पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग लेडी फूल चढ़ा कर प्रार्थना कर रही थी। मिनाटो सोचने लगा कि वो किस देवी की पूजा कर रही है। तभी उस लेडी की डॉटर वहां पहुंची और उसे डर था कि कहीं उसकी माँ कहीं रास्ता न भटक ना जाए। वो उन्हें घर चलने के लिए कहने लगी, लेकिन मिनातो ने पूछा कि ये श्राइन किसके लिए बना है। महिला ने बताया कि ये उसकी माँ पहाड़ के माउंटेन की देवी को बहुत मानती है, इसलिए अक्सर यहाँ आकर सम्मान देती है। इसके बाद वो अपनी माँ को सहारा देकर घर ले गई। उनकी बात सुनकर मिनातो सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि टाउन में बहुत सारे लोग आज भी यागामी को अपने दिल से मानते हैं और सम्मान देते हैं। तभी उसने यागामी की तरफ देखा और हैरान रह गया। यागामी ने अपने पूरे ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ चुका था। उसकी चमक और ऑरा इतना शक्तिशाली था कि मिनाटो की आंखें चौंधी आ गईं। यागामी ने तुरंत अपनी चमक कम की ताकि मिनाटो से आराम से देख सके। मजेदार बात यह थी कि यागामी खुद बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। उसके लिए अपने बड़े फॉर्म में वापस आना कोई कोई बड़ी बात नहीं थी, ये बिल्कुल नॉर्मल था उसके लिए। मिनाटो ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। उसे लगा कि शायद टेम्को से हारने की वजह से यागामी डिप्रेस था, लेकिन यागामी ने बताया कि असली वजह कुछ और थी। उसने लड़ाई में बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर ली थी, इसलिए उसका फॉर्म छोटा हो गया था। फिर मिनाटो ने पूछा कि सुबह मैगजीन को लेकर वो इतना उदास क्यों था। यागामी ने तुरंत जवाब दिया कि वजह चंग की बीन बेस थी। ये सुनकर मिनाटो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर समझ गया कि वो बेकार की चिंता कर रहा था। यागामी किसी हार या डिप्रेशन की वजह से परेशान नहीं था, वो तो बस अपनी पसंदीदा मिठाई को लेकर नाराज था। दोनों हंसते हुए घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में मिनाटो सोच रहा था कि शायद यागामी की ताकत इसलिए वापस आ गई क्योंकि आज बनने सारे लोग उसे प्यार करते हैं और सम्मान देते हैं। उधर लोकल एक्सोरिस्ट हेडक्वार्टर्स में एक पेंगुइन कास्तुरागी को रिपोर्ट दे रहा होता है। उसने बताया कि फेक एक्सोरिस्ट मिनाटो के घर में घुसने की कोशिश की थी। कि ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कि वो किसी तरह मार खाकर वहां से भगा दिए गए। दूसरी तरफ फॉरेस्ट के पास दोनों भाई वापस घर जाने के बारे में सोच रहे थे। छोटे भाई के मन अब टूट चुका था, लेकिन बड़ा भाई अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फैसला किया कि वो इस टाउन से स्कैम करके बहुत बड़ा पैसा कमाए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक विशाल डोमेन खुल गया। दोनों भाइयों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला था। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है।